इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं इस वक्त तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और आज एपिसोड 100 है, हमारी एक स्पेशल एपिसोड है जो कि काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे। ताख़ीर के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और मेरे तमाम तर व्यूअर्स और जो दोस्त जो हमें देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, उनको मेरी तरफ से थोड़ा-सा मैं लेट हो रहा हूँ। ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की रमज़ान और ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। और साथ-साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया कि आज हमारी जो है वो 100 एपिसोड हो रही हैं और उसने हमें वो तौफ़ीक और हिम्मत दी। तो ऑल प्रेज़ टू गॉड। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। इस 100th एपिसोड के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया था जो कि हमारे पेज से भी हमने शेयर किया था। आइए उस पैकेज को एक बार दोबारा देखते हैं एंड देन फिर बात को मज़ीद फिर आगे बढ़ाएँगे। कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज़े रूमी, कभी सोज़ो साज़े रूमी, कभी पेट ताबरादी, कभी सोज़ो साज़े रूमी। तकरीबन 2 साल कबल हमने सियासी, माशी और माशरती शऊर बेदार करने की सही शुरू की। हालात व वाक़यात से सीखते सिखाते आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को लाहक खतरात से अवामुन्नास को बाखबर रखने का बेड़ा उठाया। इस सही में हम कहाँ तक कामयाब हुए, ये बात आप पर छोड़ते हैं। कोशिश की कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले जिन ऐवानों में होते हैं उनसे पूरी तौर पर बाखबर रहें और अक्ल व शऊर पर मबनी मुआशरा तश्कील पा सके जहाँ लोग अपने फ़ैसलों के इंतखाब के ज़िम्मेदार हों। क्या ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम इसीलिए आज़ाद हुए थे या महज़ आकाओं का तबादला हुआ था? ये बात मुश्किल तर होती जा रही है नई नस्ल को बावर कराना कि ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी से आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर जब हरामखोरी और बदनवानी का बाज़ार गर्म हो। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। करना है जो सर मार का अजीज़ तो सुन ले, बेबाज़ुए हैदर दर खैबर नहीं गिरता। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जी जनाब, तो आपने देखा कि हमने जो पैकेज तैयार किया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये पैकेज। और इसके अंदर हमने कोशिश की कि हम जितने भी हमारी एपिसोड थी, जितने भी हमने काम करने की कोशिश की, उसको हम उसकी हाइलाइट्स दिखा सकें, उसकी ग्लिम्स दिखा सकें। और उन झलकियों में हमने तमाम तर जो अहवाल रहा पिछले 2 सालों में जितनी हमने एपिसोड्स की, उसका हम आपको बता सकें। कोशिश तो हमने ये की कि उसको कवर कर सकें, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ही जो है वो मुश्किल काम था मेरे लिए और सलमान भाई के लिए कि हम उसको 2-3 मिनट के अंदर जो है वो समा सकें। बहरहाल बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सी चीज़ों का सामना भी किया, मुश्किलात भी दरपेश रहीं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि आज स्पेशल एपिसोड है, तो इस स्पेशल एपिसोड के हवाले से आज हमने स्पेशल गेस्ट को मदऊ किया अपने इस एपिसोड के लिए, 100 एपिसोड के लिए। और आज एक तरह की हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर मैं इसे कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आज लोग हमारे साथ शामिल हैं। ज़ाहिर है तमाम तर लोग पाकिस्तानी ही हैं
और इन तमाम तर लोगों ने अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और मुल्क का झंडा जो है वो थामे हुए हैं बाहर बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। तो मैं एक-एक करके सबका तारुफ मैं कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा तारिक साहब और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जॉइन इन किया। आप अबू धाबी से हमें जॉइन कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर शेख, मेरे बड़े भाई भी हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इस वक़्त। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अब्बासी साहब, जो कि पहले भी हमारे शो का जो है वो चार चाँद जिन्होंने लगा दिए थे। यूनाइटेड किंगडम से जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसके साथ-साथ मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार मोहम्मद हनीफ साहब, जो कि इस वक़्त यूएसए को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। यूएसए से मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच हनीफ भाई फॉर जॉइनिंग इन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समद धारी साहब, जो कि इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद पाकिस्तान से और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ-साथ हम जो है वो आपसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम शो को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं चलूँगा हमारे शो के एनालिस्ट हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह की तरफ और सलमान भाई क्वाइट अ जर्नी माशाल्लाह से 100 एपिसोड हमने पूरी की और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा आपका थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स के लिए बात कीजिएगा? जी। Yeah, rightly said. It's been quite a journey. और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। हमें ऐसा लगा कि हमें रुक जाना चाहिए और पॉलिटिकल प्रेशर आता है और मैसेजेस आते हैं और कभी-कभी बहुत करीब के लोग भी डिस्करेज करते हैं कि जो आप चीज़ कर रहे हो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और ये नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा इस 100 एपिसोड के मौके पे, वो ये है कि अहमद और मेरे ज़हन में, और हम अक्सर ये भी बात करते थे शो के पहले और शो के बाद भी ऑफ एयर, कि हमारी जो मोटिवेशन थी सेल्फ मोटिवेशन कि बेसिकली जो जो हमारे ज़हन में चीज़ है वो ये है कि अम्र मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, यानी हमें नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। और आप अपने ही घर में अगर ये हम नहीं कर सकें, यानी अपने घर में, अपने मुल्क में ही अगर हम ये काम नहीं कर सकते, तो हम फिर कहाँ कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि जब इतना ज़ुल्म हो रहा हो, इतना वाइड स्प्रेड ज़ुल्म हो, नज़र आ रहा हो, इतना विज़िबल हो और उस पे भी हम सब खामोश रहें और सब अपने-अपने माशी मसाइल और जो है हमारे घरेलू मसाइल में उलझे रहें और कंसीडर ना करें कि क्या हो रहा है हमारे गिरद-ओ-नवा में और चलते रहें इसी तरीके से, तो फिर किसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएँगे? तो एक मोटिवेशन थी कि कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, दीन के लिए कुछ करना है और उस इससे अच्छा हो नहीं सकता कि आप इंटेलेक्चुअल वे में लोगों का शऊर बेदार करें, बेदारी शऊर के लिए काम करें। क्योंकि अगर आपने एक आदमी को जगा दिया और सेल्फ कॉन्शियस बना दिया, खुद नगर बना दिया आपने और खुद गर बना दिया आपने, तो यकीन मानें आपने इतना कुछ कर दिया कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है उसका। मतलब माशी तौर पर अगर किसी को आप खुददार बना देते हैं, तो उसमें आप बोलते हैं कि आपने एक जो है वो घर चला दिया। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ इससे बड़ी है, वो ये है कि आपने शऊर बेदार कर दिया। और शऊर अगर किसी का बेदार हो गया तो ये वो जीनी है जो जब बॉटल से बाहर आ जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं जाता। तो फिर उससे आगे बंदा बनता जाता है और फिर वो अपनी खुदी की बेदारी के लिए काम करता है और फिर जब अपनी खुदी बेदार कर लेता है तो दूसरों की खुदी की बेदारी के लिए काम करता है। तो फिर ये एक सेल्फ मोटिवेशन थी और इसमें हम दोनों जो है एक-दूसरे को भी मोटिवेट करते थे और जैसा कि अहमद ने कहा तमीद में कि हमारी अपनी भी बड़ी लर्निंग हुई है इसमें और हमने सीखा कि मुश्किलात जैसे आती हैं, लेकिन अगर आप डिटरमिन हो जाएँ किसी काम को करने के लिए, तो फिर वो ऑब्स्टिकल जो है वो आपको मेयर ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है या मतलब ऐसा भी होता था कभी-कभार जैसे आप पाकिस्तान के आपको हालात का मालूम ही है कि लाइट नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऑब्स्टिकल आपको मालूम ही है। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा, हम अल्टरनेटिव वे निकाल लेते थे, अल्टरनेटिव डेज़ में करते थे। टाइम हमने नहीं देखा कभी सुबह, शाम, दोपहर कुछ भी, तो इस तरीके का मामलात रहे और इससे एक अच्छी बात ये हुई कि हम खुद तो इंस्पायर हुए, हमने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों ने अपने शोज़ शुरू किए, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ये काम शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये काम शुरू किया और ये कारवां जो है वो रवा-दवा है। तो कारवां तो रवा-दवा रहना चाहिए और जो कहते हैं जो मिसाल है कि कारवां रवा-दवा रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो अगर आप पे कोई क्रिटिसिज़्म हो भी, तो इस मिसाल के मुज़दाक़ आप ये बात ले लीजिएगा कि आपने अपना पॉज़िटिव काम करते रहना है। क्रिटिसिज़्म होगी, अब उस क्रिटिसिज़्म को आप कैटेगराइज़ कर लें, कंस्ट्रक्टिव है, नॉन कंस्ट्रक्टिव है, जो भी है। आप अपने आप को आगे बढ़ते रहें, आपका गोल क्लियर होना चाहिए अमर। जी।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने काफ़ी मुफ़स्सिल गुफ्तगू की तुरफ़ा तमाशा के सफ़र के बारे में, और आज जो हमारी 100वीं एपिसोड है उस मुतालिक भी इस 100वीं किस्त के हवाले से मैं आपसे बात की। इसके अलावा अब मैं अपने जो मेहमान हैं हमारे, जो आज के पैनलिस्ट हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा, और मैं बात करना चाहूँगा अब मिर्ज़ा तारिक साहब से, जो कि इस वक़्त अबू धाबी से हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, क्या कहिएगा इस पूरे सफ़र के बारे में? आप 14 अगस्त की जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसका भी पार्ट थे, और काफ़ी आपने मुफस्सिल गुफ्तगू भी की थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो क्या कहिएगा तुरफ़ा तमाशा के हवाले से? जी। अस्सलाम वालेकुम अमर, अस्सलाम वालेकुम सलमान। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने एक प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। ऑनेस्टली ये अ, अ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और आपके व्यूअर्स के साथ। डेफ़िनेटली आप लोगों ने जो बेदारी शोर के लिए काम किया है, लोगों को जगाने के लिए काम किया है। सोए हुए लोगों को जगाना आसान काम नहीं होता, लोगों को कोई बात समझाना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। बहरहाल किसी न किसी ने लोगों इस सोसाइटी में कैटलिस्ट बनना होता है चेंज का, तो आप लोगों ने अपने पार्ट पे जो है कैटलिस्ट फॉर चेंज बने। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, 100 एपिसोड्स, इट्स अ ट्रेमेंडस एफर्ट, कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे सलमान ने कहा कि ऑब्स्टिकल्स होते हैं पाकिस्तान में हम लोगों के सामने ही है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी मुश्किल काम चीज़ होती है, कंटेंट मैनेजमेंट होता है, सब चीज़ें मिला के आप लोगों ने जो एफर्ट की 100 प्रोग्राम्स की, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे देखा जाए तो वो एक एफर्ट जो होती है वो काफ़ी प्लॉजिबल होती है। आप लोगों ने मगर अपनी जो एक एक खुद से ही आप लोगों ने एफर्ट की है, खुद सेल्फ मोटिवेशन और कमिटमेंट और बिलीफ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस एफर्ट। थैंक यू सो मच। ये मिर्ज़ा तारिक साहब थे हमारे साथ, और अब मैं चलूँगा ताहिर शेख की जानिब, जो कि इस वक्त यूएसए में हैं। ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन। थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा तुरफ़ा तमाशा के हवाले से। आप शुरू से इस सफ़र में रहे हैं, और बहुत बड़ा कलीदी किरदार भी है आपका इस पूरे सफ़र में और इस तुरफ़ा तमाशा के प्लेटफ़ॉर्म को कायम करने में, तो थोड़ा-सा उस मुतालिक बताइएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अहमर। सबसे पहले तो शुक्रिया मधु करने के लिए। 100 एपिसोड, इट्स विद इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। और ये ज़ाहिर सी बात है, सारा जो सफ़र शुरू हुआ, आई न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग के दो, कहना चाहिए कि आप लोग दो कनेक्शन के दो साइड्स हैं, आप और सलमान। सलमान ऑफ कोर्स ही इज़ बीन ब्रिलियंट सिंस द बिगिनिंग। सलमान के साथ मेरी जो मेरा तो एक क्लास फेलो रहा है, सलमान हम दोनों साथ ही पढ़ा है, और बीच में फिर काफ़ी गैप आ गया था। लेकिन ये है कि आई न्यू दैट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइक वेरी अवेयर अबाउट जियो पॉलिटिकल थिंग्स। तो जो मैंने अपना शो करने का फैसला किया था, तो उस वक्त यही था हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में, कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि ऑन द ग्राउंड मौजूद हो उस रीजन में, और वो हमें जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस दे सके। और बहुत सक्सेसफुली हमने वो शो किया था, और उसी से फिर जो है वो आप लोगों ने आइडिया लिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि एक चीज़ जो कि हमारे एंड पर शुरू हुई, और सलमान जैसा बंदा जो कि वाकई, नो डाउट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ रियली अवेयर और टैलेंटेड है माशाल्लाह। इसको अपने चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ही नोज़ हिज स्टफ व्हाट ही इज़ डूइंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है विलिंगनेस। देखें, अगर विलिंगनेस नहीं होती तो कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती। अगर आप लोगों के अंदर विलिंगनेस है कि आप लोग चेंज लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज़ द अवेयरनेस। और वो काम आप लोग बखूबी यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ के कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको अपने एंड पर अपना पार्ट प्ले करना है, जैसे कि अभी तारिक साहब ने भी कहा, और वो पार्ट आप लोग प्ले कर रहे हैं, विच इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट। तो एक आदमी सुन रहा है, 10 लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट अ मैटर ऑफ व्यूअरशिप, इट इज़ नॉट अबाउट के आप लोग कितने पॉपुलर हैं। इट इज़ अबाउट के, जैसे कि सलमान ने कहा, कि अगर कोई एक शख्स भी इससे इंस्पायर होकर अपने आप को चेंज कर ले और सीधे राह पे चलना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ आवर सक्सेस, ये हमारी सक्सेस है। और ऑफ कोर्स ज़्यादातर पाकिस्तानी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो जब हम देखते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो हमारा जो दिल है वो खून के आंसू होता है। अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर लोगों की, तो वो क्लास है जो कि लिटरेसी क्लास है, लिटरेट क्लास है, जो कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिस तरीके से, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह भी आगे भी बात करेंगे। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी पहले से होता आ रहा है। तो वो लोग जो कि अब बाहर मुल्क से बैठकर मुल्क की सिचुएशन देखते हैं, और जब फिर उसको एनालाइज करते हैं कि वेयर वी आर एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस गोइंग टू बी, तो दिल ये है कि खून के आंसू होता है। तो उसमें ये एक छोटी सी कोशिश है,
और मैं इसके ऊपर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा आप लोगों ने इस शो को एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको सस्टेन किया, और अल्लाह से दुआ है कि ये जो शो है ये आगे चल के भी इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और अब मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि डजेंट मैटर कितने लोग आपको देख रहे हैं, अगर एक शख्स भी इसको देखकर इंस्पायर हो रहा है इससे और कुछ सीख रहा है, और अगर वो माशरे में अपना किरदार अदा कर रहा है, तो ये हम सबकी कामयाबी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये थे ताहिर शेख साहब जो कि गुफ्तगू कर रहे थे तुहफ़ा तमाशा की 100th एपिसोड के इस माइलस्टोन के हवाले से। मूविंग अहेड मैं मूव करूँगा सरदार मोहम्मद हनीफ़ साहब की जानिब जो कि एक और चमकता-दमकता सितारा है पाकिस्तान का और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक भी रहे हैं पिछले दिनों और अपनी बहुत ही अच्छे व्यूज़ रखते हैं। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं तुहफ़ा तमाशा के इस 100th एपिसोड के हवाले से। जी शेयर कीजिएगा हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई एंड सलमान भाई। और सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। 100th एपिसोड इट इज़ अमेजिंग जर्नी। मतलब यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने इतना सस्टेनेबल काम किया इस टफ दौर में, जिस तरह सलमान और आपने बताया कि इतनी मुश्किलात के बावजूद। तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग कि ये बहुत मुश्किल काम है। और बाकी सारे पैनलिस्ट ने काफ़ी डिटेल से आपके बारे में बात की है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा मुख्तसर रखूँगा इसको, कि मेरा ये ओपिनियन है शुरू से कि जो सबसे बड़ा एंटी पाकिस्तान मीडिया है, वो पाकिस्तानी मीडिया है। तो इस जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपका जो मीडिया है, वो ट्रू पिक्चर और जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको कभी पोर्ट्रेट नहीं करता और सही एनालिसिस लोगों के सामने लेके नहीं आता, तो आप दोनों ने वो चीज़ सामने लोगों के लाने की कोशिश की है। इट डज़न्ट मैटर कि आपका प्लेटफ़ॉर्म छोटा है या बड़ा है, जैसा द बाकी पैनलिस्ट ने ज़िक्र किया। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपके चंद लोग भी सुनने वाले हैं, तो आप अपना काम जारी रखें। और जिस तरह सलमान ने पहले कहा कि यार, एक बंदा भी अगर आपसे मुतासिर हो जाता है, तो दैट्स एन अचीवमेंट। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे और आप इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें और हज़ारों और आगे इसकी मिलियंस एपिसोड हों और हम आपको देखते रहें। मेरी भी कोशिश होती है, हालाँकि टू बी ऑनेस्ट कभी-कभार टाइम नहीं मिलता। सलमान मुझसे शेयर करते रहते हैं, तो मैं फिर भी देखता हूँ कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है सलमान जो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, वो बाकी लोग नहीं करते। तो कीप इट अप गाइज़, और मैं आपके साथ फुल सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह इस जर्नी को रुकने मत देना। बहुत-बहुत शुक्रिया हनीफ भाई आपकी वंडरफुल थॉट्स का और हमारे लिए जो आपने एप्रिसिएशन के अल्फाज अदा किए तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स। मूविंग अहेड आपसे भी मैं फर्दर बात करता हूँ। अब मैं मूव करूँगा यूके की जानिब और यूके में जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानियों की वो इस वक्त कर रहे हैं आमिर अब्बासी साहब और उनको मैं वेलकम करना चाहूँगा, खुशामदीद करना चाहूँगा और आमिर भाई आपके क्या थॉट्स हैं तुहफ़ा तमाशा के हवाले से और हमारी 100th एपिसोड के हवाले से? जी। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और कंग्रेचुलेशंस टू तुरफा तमाशा एंड टीम। आप लोगों ने बेहतरीन ना सिर्फ काम किया है, बल्कि एक ऐसी आवाज़ उठाई है जो नॉर्मली लोग नहीं उठाते, और काफ़ी अच्छा लगता है आपके एपिसोड्स देख के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान के दिल में चल रही होती हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी होने की हैसियत से, लेकिन बंदा उसको बोल नहीं पा रहा होता, शेयर नहीं कर पा रहा होता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम ना सिर्फ उसको शेयर करते हैं, बल्कि आप हमारी दिल की आवाज़ एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ऑन द 100th एपिसोड। और जैसे कहना चाहिए, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक हम स्टार्ट करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो आपने आज की है। आई एम होपिंग दैट विल बी गोइंग टू अगेन ऐड वन मोर स्टार एंड लोड्स ऑफ गुड यू कैन से एपिसोड्स यू आर हैविंग। थैंक यू सो मच आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ी कलमात का। मूविंग अहेड अब हम वापस आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त डॉक्टर समद धारी साहब अब्दुल समद धारी साहब मौजूद हैं जो कि हैदराबाद से हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि क्या कहिएगा तुरफा तमाशा की 100th एपिसोड के बारे में। Thank you so much, Amar, and अस्सलाम वालेकुम all participants। और सलमान साहब से तो खैर मुलाकात रही भी है पाकिस्तान में, तो एक सलमान साहब का जो एक अपना स्टाइल है चीज़ों को देखने का और सोचने का, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बेसिकली। और कह सकते हैं कि जब हम साथ पढ़ रहे थे तो एक अलग से वाइब आती थी यार, थोड़ा सा मुख्तलिफ चल रहा है। सो बहरहाल चीज़ें तब से ही एक डिस्कशन जब भी होती थी इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती थी, तब भी हम कुछ और भी दोस्त थे, नाम नहीं लेता जाऊँगा क्योंकि लिस्ट फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ यही चीज़ें डिस्कस होती थी। और टू बी ऑनेस्ट
फ्रेंकली जब दोस्त आपस में बैठते हैं इस वक्त भी, तो वो आपस में यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होना क्या है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी जाएगी किस तरफ। और इस पर दोस्त आपस में बैठकर बातें करें, वो ग्रुप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता उनके सराउंडिंग्स में। जब आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेट्स सपोज जैसे तुरफा तमाशा और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन रियल वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, और लेकिन जो जी, आई थिंक हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। बहरहाल प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊँगा और समद भाई को फिर दोबारा से हम कोशिश करते हैं कि ऐड इन करें। सलमान भाई, आज क्योंकि हमारा थोड़ा-सा स्पेशल एक एपिसोड है, 100th एपिसोड, तो उसके लिए हमने आज प्लान ये किया है कि हम आज के दिन एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है मईशत के हवाले से और सियासी अमूर जो चल रहे हैं, जो सियासी मामला चल रहे हैं उस हवाले से, तो उसका हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। हम देखते हैं कि 7 से रात 11 तक पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बातें चल रही होती हैं, ट्विटर के ऊपर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आज ये चीज़ हो गई है या आज ये चीज़ हो गई है, आज डॉलर इतने का हो गया है, तो आज इसको बेल मिल गई है, तो उसके ऊपर इतने केसेस हो गए हैं, तो उसके ऊपर करप्शन के केसेस हो गए हैं, तो इलेक्शन आज आगे बढ़ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये पिटीशन दाखिल हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सोल्यूशन की जानिब कोई नहीं आता, और एक तकरीबन लास्ट ईयर अप्रैल से ही अब तक जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो बहुत अनसर्टन है। जो कारोबारी हजरात हैं वो भी, और जो घरेलू लोग हैं वो भी, जो तनख्वाहदार तबका है वो भी, हर तबका इस चीज़ की लपेट में है और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने इस वजह से रखी है क्योंकि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता हैं, और उनकी एक निगाह है चीज़ों की तरफ देखने का, एक अलग एक उनका एंगल है, और वो अपनी अपनी जो भी उनकी एक्सपीरियंसेस हैं और जहाँ जहाँ वो हैं और जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं पाकिस्तान की, उस बेसिस पे वो अपनी अपनी चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे शुरका हैं उनको मैं 2 से ढाई मिनट का मैं टाइम दूंगा हर टॉपिक पे। हम टोटल 3 राउंड लेके चलेंगे, और पहले राउंड के अंदर हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे राउंड में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, और तीसरे राउंड में हम ओपन डिस्कशन रखेंगे एंड वी विल कम टू द कंक्लूजन, जहां पर हम अपनी जो भी बातचीत है उसको समेटेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम पाकिस्तान की सियासी निज़ाम के हवाले से है, और पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम हैं उनकी खराबियां क्या हैं और उसका हल क्या है। तो इस जानिब सबसे पहले सलमान भाई मैं आपकी जानिब आऊँगा, एंड देन फिर जो हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनकी तरफ जाऊँगा। तो पहले आप अपने 2 सेंटेंसेस पे दीजिए एंड देन फिर हम फिर मूव करेंगे हमारे गेस्ट की जानिब। जी श्योर अमर बिल्कुल। तो मैं ज़रा टॉन सेट कर देता हूँ कि जो हमारे आगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ताकि उस पे वो जो है हल तलब गुफ्तगू कर सकें और सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। देखें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है वो बना इसलिए था कि हम उनके साथ इसलिए नहीं रहना चाह रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी थी। हम बोल रहे थे कि हम एक अलग मुल्क लेंगे, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे इस्लाम को, इस्लाम की जो कवानीन है वो राइज करेंगे, ना सिर्फ राइज करेंगे बस उसको लेबॉर्ट्री के तौर पे यूज़ करेंगे। वो राइज शुदा जो और वो जो एक प्रैक्टिस्ड जो निज़ाम होगा वो हम लेके जाएंगे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जो मुस्लिम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और वहाँ पे जाके हम मुस्लिम वर्ल्ड को बोलेंगे कि देखें ये इस्लाम का निज़ाम था और ये आप भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और जब मैं निज़ाम की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ जो अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ होता है रिलीजन में, देखें रिलीजन हम मज़हब लेते हैं एक वर्ड, मज़हब एक अलग चीज़ है, उसमें प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। दीन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं दीन, तो दीन का मतलब ही निज़ाम है। तो निज़ाम में सियासी निज़ाम आ गया, माशरती निज़ाम आ गया और माशी निज़ाम आ गया। तो हमने इसलिए बनाया था मुल्क। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हम डेविएट हो गए 50s में ही, और आपको पता है कि वो सिविल मिलिट्री डिवाइड चलता रहा, तो 70-75 साल गुजर गए और आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं और यही बात कर रहे हैं। हुआ ये नहीं कि अगर हम हल्का सा डेविएट भी होते ना तो हमें अपनी मंजिल जो है ना वो झरोकों में से नज़र आ रही होती है। हमारा मसला ये हुआ कि हम 180 डिग्री पे चले गए, तो हमें पता ही नहीं है अब कि मंजिल है किधर और जाना किस तरफ है। और जो रहबर भी मिले वो ऐसे मिले कि वो रहजनों से भी बढ़ गए थे, तो हम किसी और डायरेक्शन में निकल गए। तो ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल बना कि हमें ये नहीं पता लगा कि इस्लामी जो निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है जो कि शुराइयत पर है, वहाँ से फिर आप देखें कि फिर कहाँ पर जमहूरियत है, और जमहूरियत के भी हम उस तरफ निकल गए जहाँ डिक्टेटरशिप की शक्ल है, और उससे भी हम आगे जाके जो है फ्यूडलिज्म और हम ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करने लगे। तो हम तो बेसिकली कल क्या रहे हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लिप्टोक्रेसी।
यानी एक गैंग होता है, मतलब हर, अगर आप, मैं स्टेट के पिलर्स की बात करूं तो जुडिशरी, और आप इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो, और आपका जो है ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटर जो मतलब कानून बनाते हैं, ये चार अगर आप ग्रुप ले लें और उसको स्टेट के पिलर से सपोर्ट कर लें, इन सब में एक 1%, मतलब जिसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में 1%, बेसिकली पाकिस्तान में वो जो 1% है वो इन चार जो पिलर्स हैं इनको, उनमें से एक एक तबका है, वो एक कल्ट है, वो पाकिस्तान को अपने मफाद के तौर पे चला रहा है और उन्हीं को फायदा हुए जा रहा है। जो मासेज हैं वो सफर पे सफर करे जा रहे हैं। बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये है कि डेमोक्रेसी में भी हम बात कर सकते हैं कभी को, कि उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर डेमोक्रेसी के अपने शेड्स हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है। हमने बरतानिया से जो ये पार्लिमानी निज़ाम लिया था, हम तो, उन्होंने तो फिर अपडेट करते चले ना, हमने तो वो लेके बस हमने फ्रीज कर दिया उसको। आप, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, लेकिन जब फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो रूलिंग देती है तो वो कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है, क्योंकि आपका निज़ाम में फ्लॉज इतने, लकूनाज इतने। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, हम रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जाना, हमें, हम आ कहाँ से रहे हैं, हमें जाना कहाँ था, गोल क्लियर होना चाहिए। गोल इस पाकिस्तान को दोबारा से उस ट्रैक पे डालना है सियासी निज़ाम के, जहाँ पे हम वो गोल अचीव कर सकें जो इस कंट्री के फोर फादर्स ने रखा था। तो वहां का करने के लिए अब क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या है। उसमें आपको ये करना पड़ेगा भाई, इलेक्शन तो सबको पता है कि इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों होने चाहिए? इलेक्शन इसलिए होने चाहिए, और इसमें कोई भी पार्टी, जैसे अभी जो नजर आ रहा है इमरान खान साहब की पार्टी पीछे जो भी है, वो जब 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं लेगी तब तक वो बड़ी आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। जैसे आप देखते हैं कि 18वीं तरमीम वगैरह के बाद बेसिकली सेंटर ने पावर ही खो दी अपनी। तो जब तक बड़ी आईनी तरमीम आप नहीं करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है जी लेके आना पड़ेगा इस तरफ। तो वो जो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आप कैसे करेंगे, उसमें टैक्टिकल लेवल पर आप ये करेंगे, पहले आप इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे लेके आएंगे, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे फिर आप टेक्नोक्रेट्स की मदद लेंगे। भाई एजुकेशन की पॉलिसी जो है वो कोई एजुकेटेड आदमी बनाएगा ना यार, हेल्थ जी की पॉलिसी कोई हेल्थ का आदमी बनाना चाहिए ना। तो फिर आप टेक्नोक्रेट्स को यूज करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे अमेरिका में होता है, बाकी जगह भी होता है, फ्रांस में होता है। और वहां से आप लेके लेके आहिस्ता आहिस्ता, आपका गोल क्या है ये मत भूलिए, गोल आप नजर में रखिए कि आपको इस्लामी शरायत निज़ाम की तरफ आना है, और वो फिर कैसे होगा, यहाँ से आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लेके आना है। उसमें आपके पास क्या बॉटल नेक्स आएंगे, उसमें ब्यूरोक्रेसी आपको रोकेगी, उसमें जुडिशरी क्या कर रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। अगर ये बैठ के और समझदारी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान को इस सिंध में लेके चलें तो अच्छा है, लेकिन उसके अगर ये नहीं लेके जाते तो मैं आपको बताता हूँ फिर ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास। या तो रेवोल्यूशन आएगा, जो कि अब जो है वो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हम इतने डिवाइड हो चुके हैं एज ए सोसाइटी। ठीक है, फिरका वारियत में, एथनिसिटी में, लिंग्विस्टिक में हमें बांट दिया गया है, ताकि हम कभी भी अपने मासेस जो है वो अपने मफादत के लिए यकजा ना हो सके। तो ये तो बहुत रिमोट नजर आ रही है पॉसिबिलिटी। उसके बाद है इन्वेजन, बाहर से दुश्मन भी आप पे हमला कर सकता है और आपका निज़ाम जो है वो तबाह कर सकता है। तो रेवोल्यूशन हो सकती है, इन्वेजन हो सकती है, या तीसरा वे ये है कि आप खुद ही जो है वो बैठ के ठंडे दिमाग से जी ये मसाल कर दें और इसको आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक पर ले जाए। हमें पता है आप रेडिकल चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लेके जाएंगे। उसके लिए आपको इलेक्शन जरूरी है, और वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होंगे तो एक पार्टी को कम से कम 2/3 मेजोरिटी मिले, ताकि वो बड़ी आईनी तरमीम कर सके। आईनी तरमीम हम्म होंगी तो उस वक्त ये रुक जाएगा। तो ये मैं तमीर के तौर पर जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ डिस्कशन। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अब हम मूव करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी जानिब, और सबसे पहले हम उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में हमने पहले कमेंट्स लिए। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा तारिक, जो कि इस वक्त अबू धाबी में हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी तारिक साहब, फरमाइएगा, आपके क्या व्यूज़ हैं पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है उसकी खराबियाँ और उसकी अमली हल उसका क्या है? आपको क्या दिखता है बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी? जी। अहमद, थैंक यू वंस अगेन। मेरे ख्याल में जो इश्यूज हैं, अगर उनको ब्रॉडली, मुझे जो लगता है, अगर मैं उनको ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करूं तो दो इश्यूज हैं हमारे पास। एक इशू तो सबसे बड़ा ये नज़र आता है मुझे कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है प्लस द एस्टेब्लिशमेंट, वो आज भी जो है ना 70s 80s 90s की मेंटालिटी के साथ जो है ना ऑपरेट कर रही है। उनको लगता है कि दुनिया बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, हालांकि दुनिया में जो तमाम निज़ाम जो है वो अडॉप्ट करते रहते हैं, मगर हमारे पास अभी तक जो है कोई अडॉप्शन या चेंज का कोई सिस्टम नहीं है। सलमान ने मिसाल दी थी अभी इंग्लैंड की। वहां पे भी जो रूलिंग फैमिली है, वहां पे रूलिंग फैमिली का पहले बड़ा मतलब दे वर द रूलर्स,
तो उनकी बहुत ज़्यादा से होती थी, बट इवेंचुअली जब डेमोक्रेसी वहाँ पे आई है तो रूलिंग फैमिली जो है साइड में हुई है, उनकी इज्जत अभी भी उसी तरह से ही है, बट ये कि दे हैव ट्रांसफर्ड द पावर टू द पीपल। सो उन्होंने भी अडॉप्ट किया है, तो हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम लोग उन्हीं से अपना सिस्टम सारा लेकर आए यहाँ पे, तो हमें उनसे मतलब अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा भी सिस्टम चेंज होना चाहिए। हमारी जो मेंटालिटी है अभी तक वही है, जो ये वाली जो वजह है ना, बेसिकली वो तो स्टेम, जो बाकी तमाम इश्यूज है ना वो यहाँ से स्टेम करते हैं कि मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो आपकी तरफ हर तरफ जो ऑपरेशन हैं आपके उसी तरह से रन करते हैं। एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज ये कि ऑफ कोर्स ये आजकल तमाम लोग इसी चीज पे बात कर रहे हैं, तमाम जो बातें वो इसी से रिलेटेड है मीडिया में भी हर तरफ, वो ये कि इलेक्शंस होना, पावर टू द पीपल, डेमोक्रेसी का आना इन स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है हमें पता है किस तरह से आई है, और उसकी परफॉर्मेंस भी हम लोगों ने देख ली है। इवेंचुअली हमें पता है कि ये एक फेल्ड और एक डमी जो है ना, एक पपेट शो चल रहा है बेसिकली, जिसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो करंट इलीट है, पॉलिटिकल इलीट है और एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी मालूम है कि ये सिस्टम उनको फेवर करता है, बिकॉज दे नो कि उनके जो बहुत ज्यादा जो है ना स्केलेटन्स हैं उनके क्लोजेट्स में, तो तमाम स्केलेटन्स बाहर आ जाएंगे, डिस्कवर हो जाएंगे, फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए ये सिस्टम उन लोगों को ये बिल्कुल सूट करता है 100% उनको। जैसे सलमान ने कहा, 2/3 मेजोरिटी के साथ जब तक गवर्नमेंट नहीं आती जिसके पास इतनी पावर हो, होपफुली इतनी पावर हो, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त भी होगी, तो 2/3 मेजोरिटी के बाद गेम का जो एक तरीक़ाकार है वो चेंज हो सकता है। 2/3 मेजोरिटी के साथ भी उनके कुछ प्लान्स हो सकते हैं किसी भी तरह के, और प्लस ऑपोजिशन तो होगी। अगेन 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आपके पास ऑपोजिशन भी होगी, और आपके पास जुडिशरी भी होगी, आपके पास जजेस भी, जो आपके सब लोगों को मालूम है कि जजेस और जुडिशरी हमारे पास किस तरह से ऑपरेट करती है। तो ये 3 फोर्सेस अगेन होंगी आपके पास 2/3 मेजोरिटी के बावजूद। बट अगेन एक आपके पास एक जो अभी डिवाइडेड जो मेजोरिटी होती है उसके साथ आपको डिसीजन मेकिंग वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एटलीस्ट आपके पास ये एक एज आ जाता है कि आपके पास 2/3 मेजोरिटी से कि आप जो लेजिस्लेशन है वो आसान हो जाती है काफी ज्यादा। तो ये हमारे जो है ब्रॉडली मुझे लगता है। बाकी तमाम इश्यूज जो हैं गवर्नेंस के, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, यू नेम इट, जो बाकी तमाम प्रॉब्लम्स हैं मेरी नज़र में वो तमाम प्रॉब्लम्स इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के साथ स्टेम करते हैं। बाकी जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो यहीं से स्टेम करती हैं, और ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया। अब मैं मूव करूंगा ताहिर शेख की जानिब। जी, दरअसल फरमाइएगा कि आपके ख्याल में, आपके नज़दीक जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान के, वो किस तरीके से हम हल कर सकते हैं? जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमने ना बहुत सारा वक्त डिनायल में गुजारा। बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उस तरह से दौर नहीं था जिस तरह से अब है कि यहाँ चीज़ होती है और यहाँ मालूमात हम तक पहुँच जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सेकंड करूँगा इस बात को जो कि दोनों पैनलिस्ट ने कही कि द वे द पॉलिटिक्स वाज एक्चुअली ऑपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दैट नॉर्म्स वुड बी चेंज सूनर और लेटर। टाइम लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसको ये चेंज होगा। ठीक है, जिस पस्ती का और जिस इस वक्त ऑल टाइम लो लेवल पर हम लोग हैं पॉलिटिकली, ऐसा डिज़ास्टर पहले मुल्क में कभी भी नहीं हुआ। आइन की वक्त बे वक्त धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हर चीज़ को अपने मफादात के लिए जो है वो तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन आवाम की जो अवेयरनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले ये होता था कि असम्बलियाँ भी टूटती रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रातों रात चेंज होते रहे हैं, लेकिन सुबह जो है वो मेजर न्यूज़पेपर जो हेडलाइन लगाते थे, आपको उन्हीं के ऊपर तकिया करना पड़ता था और आपको हकीकत आपके सामने कभी भी नहीं आती थी। ठीक है, अब ये है कि इस वक्त चीज़ हो रही है और ऑन द स्पॉट क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें आपके सामने आती हैं, जिससे वो चीज़ें जो कि बंद कमरों में पहले की जाती थी अब वो लोगों के सामने रहती हैं। तो जो लोगों का जो के ऊपर जो अवेयरनेस का जो इम्पैक्ट है वो एक डिफरेंट तरीके से हो रहा है और उससे उनकी माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सलमान की एक बात को थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इन अ वे
कि उसने ये कहा कि हमें डिविएट हम हुए नहीं सर, हमें शुरू से डिविएट किया गया। अगर आप देखें, आपने शुरू में ही प्रोग्राम की एक बात की कि वो लोग जो कि रहबर थे वही रैजन बन गए, तो इस वक्त भी ये क्या हाल है, वो यही हाल है कि हम इस वक्त जो डिनाइल में थे उसका एक सबसे बड़ा डिनाइल ये था कि वो लोग जो कि हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने ही मुल्क को इस सिचुएशन में डाला है। आपको पूरा राइट है कि आप मुझसे जो है वो डिसएग्री करें, लेकिन हम जो है वो अब तक डिनाइल में चल रहे थे, हम वही कौमी तरानों पर, दूसरे तरानों पर, और इस बात के ऊपर कि हम नाम निहाद नंबर 1 है और इस तरह की चीज़ों में थे। लेकिन हकीकत जो है वो उसकी बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त हकीकत यही है कि अगर मुल्क खुदा न खास्ता अगर किसी इस तरह के किसी इंतशार में पड़ता है कि जिसमें उन्हें असला उठाना पड़े, तो मैं आई हाईली डाउट कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारे मुल्क को जो है वो इस तरह की चीज़ें लग गई हैं जिसका उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप फौज ज्वाइन करते हैं या कोई भी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो और द थिंग्स दैट दे आर डूइंग राइट नाउ, उसके अंदर बहुत सारा गैप आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि हकीकत जो है वो वाकई इसके बरक्स है, और खुदा ना खास्ता अगर हम जो है वो इस तरह के किसी सिचुएशन में डाले गए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी बात, बाहर से हमें दुश्मन लाने की सर बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सलमान भाई, आपने बाहर के दुश्मन की बात की, दुश्मन हमारे अंदर ही मौजूद है, उन्होंने ही मुल्क को खोखला किया है। पाकिस्तान को किसी ने बाहर से आके खराब नहीं किया, पाकिस्तान को खराब करने वाले हमारे अपने ही मीर जाफर मीर सादिक हैं। उन्होंने अपने मफादात के लिए सियासत को, सिस्टम को, लोगों को और हर उस चीज़ को इस्तेमाल किया जो कि उनके हक में होती थी। और अब वो जी। चीज़ें जब उनके हाथ से स्लिप हो रही हैं तो मीडिया पर बैठ के कोई भी सियासतदान ये कह देता है कि या हम नहीं है वो नहीं, और अगर वहाँ यही है तो फिर हम जो है फिर उसी हद तक जाएंगे कि जिस हद तक हमारी जो है वो एग्जिस्टेंस बरकरार है। और इस पर भी कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ आप सिर्फ दबे लफ्जों में जो है वो किसी सिस्टम के निज़ाम को, करप्ट निज़ाम की निशानदेही कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमे बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्ट्रेट कह रहे हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे और कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक तरफ महंगाई के ऊपर मार्च निकाल के आप लोगों की गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे 3 गुना महंगाई हो गई है, लेकिन इसके ऊपर मीडिया हाउसेज, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिशियन सो कॉल्ड मैं कहूँगा, और तमाम जो वो लेफ्ट विंग है, सब खामोश बैठे हुए। तो इससे हमें साफ नजर आता है कि भाई ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं और इसका मकसद क्या है। बात वही है कि अब हमें यहाँ से करना क्या है। देखें, एक बात, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनको पिनपने नहीं देगी। नंबर 2, जैसा कि मैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा इमरान खान के एक कोट का यहाँ पर जिक्र करूंगा, क्योंकि उन्होंने आई गेस 2008 के इलेक्शन में जब उनको सिर्फ 1 सीट मिली थी, आई बिलीव, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी मेरे वोटर्स छोटे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, या इलेक्शन कौन सा था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने कही थी। तो अब वो वक्त आ गया है कि लोगों में अवेयरनेस है। अगर आप सिंध के भी किसी बच्चे से नॉन बायस्ड ओपिनियन इस वक्त लेंगे, किसी यूथ से जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट है या अपनी अमली जिंदगी की तरफ जा रहा है, वो आपको कहेगा कि ये सब करप्ट है, और अगर हकीकत में लीडर कोई एक है तो इस वक्त तो इमरान खान ही है। हमें और कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो हम क्या कहें। उसकी एक घड़ी को लेकर इतना तमाशा बनाया गया और उसके बाद पायने के डब्बे तक निकल आए। खैर, मैं उस डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर यही है कि लोग इतने सब देखने के बाद भी अगर आंखों अंधे बन रहे हैं, तो आफ्ताब इकबाल साहब की मैं एक बात कहूंगा कि भाई सर, फिर आप उन्हीं को ही सपोर्ट करें, क्योंकि अब हम और इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं भी यही कहूंगा कि जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, अब इस लड़ाई में पड़ने से बेहतर है कि हर वो शख्स अपने लेवल पर अपनी जंग खुद लड़े, अपना और दूसरों का मुहासबा खुद करे कि वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर ऑन। और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि ज़रूर जो है वो मुल्क सही राह पे चलेगा। ये 1990s की अगर हम बात करें तो मैंने एक अभी पिछले दिनों एक इंडियन मूवी देखी थी। वैसे तो बहुत सारे लोग कंटेंट के खिलाफ होते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो कंटेंट इतना अच्छा पेश करते हैं कि यू काइंड ऑफ लर्न थिंग्स आउट ऑफ देम। तो एक कोई पर्सनालिटी थी, बिजनेस पर्सनालिटी, उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी जिसमें ये दिखाया गया कि 1990s में इंडिया भी दिवालिया होने के करीब था, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की। उन अप्रोच ये चेंज की कि चीज़ें जो है वो फौज और पॉलिटिक्स से हटके उन चीज़ों को बिजनेस माइंडसेट की तरफ डाइवर्ट किया गया, और उससे मुल्क के ऊपर काफ़ी जो है वो पॉजिटिव असरात उसके हुए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब तक वो लोग जिनकी नियतें मुल्क को सही करने वाली नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी इलेक्शन हो, और इंशाल्लाह होंगे बहुत जल्द, तो वो लोग आए जो कि जिनकी नीयत ऐसी हो कि वो मुल्क को ठीक करने की बात करें, rather than कि वो अपना उल्लू सीधा करें। आप देखें शहबाज शरीफ का बेटा, क्या नाम था उसका, हमजा शहबाज, आज कहाँ है वो वजीर आला बनने तक तो यहाँ पर था, चला गया। नवाज शरीफ कहाँ है आज, या किसी और दूसरी लीडर की भी हम बात करें, आप यकीन करें कि फौज ने ऐसा कोई राग पाट किया है कि मैं बजाते खुद
कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन जिसकी हम बात करते हैं, मैं बहुत खिलाफ था, लेकिन जब से ये चीज़ें हुई हैं टू सम एक्सटेंट आई हैव स्टार्टेड एग्रीइंग टू देम। तो बात ये है कि डायनामिक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, और वो लोग जो कि आपकी गुड बुक्स में थे, वो उनको आज आप जाएं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह पर, वो कोई भी इनिशिएटिव लेते लोग उनको दबा के गालियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कुछ किया है वो देखें, उसका आपको फेस तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन, जो लोगों को बुरा लगता था, अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रीगेन कर रहे हैं। पॉलिटिकली उनकी क्या सिचुएशन होगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमको अंधेरे में रखा गया, जी हमको ऐसी चीज़ें दी गई, हमको ऐसे हालात पैदा करके दिए गए कि हम सिर्फ वो जो घोड़ा एक चश्मा लगा के सीधा सीधा चलता रहता है ना चमड़े का, हमको वही चश्मे दे दिए गए थे कि बस भाई आपको वही देखना है जो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि राइट डायरेक्शन में मूव होंगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर शेख साहब, नॉर्थ अमेरिकन रीजन से आप गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से आपने बताया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और थोड़ा-सा आपने बैकग्राउंड भी दिया इस हवाले से। मूविंग अहेड, अब मैं चलूँगा वाशिंगटन डीसी यूएसए, जहाँ पर सरदार मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं। जी हनीफ भाई, अपनी आप राय से इज़हार कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे प्रोसेस में। जी। आप म्यूट हनीफ पर हैं भाई सर। म्यूट पर हैं। थैंक यू सो मच अमर। अच्छा, मैं इस पे 3 बातें करना चाहूँगा। मेरे ख़्याल से जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिनकी जो है हमें उसमें चेंजेज़ लाने की ज़रूरत है, वरना हमारा कोई हाल नहीं है। एक तरह से हमारी गाड़ी जो है वो रिवर्स जा रही है। डायरेक्शन पे जाना तो दूर की बात, हम लोग कहीं और ही जा रहे हैं। जिस जिस जो गोल होना चाहिए था, हम गोल की तरफ जा ही नहीं रहे, बल्कि ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूँ तमाम पैनलिस्ट्स के साथ कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें तो नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी, वैसे तो पाकिस्तान में सिंस इंसेप्शन 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रही है। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने तसलसल से या इत्मीनान से काम नहीं किया। ये एक अलग मैटर है कि वो कोई गवर्नमेंट अहल थी या नहीं थी, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन कभी किसी को करने भी नहीं दिया गया। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया रहा है, और अब इसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी आ गई है इंस्टेबिलिटी में। और जब इंस्टेबिलिटी आती है तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता। मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। इवन देखें, आईएमएफ भी $1 बिलियन, आप यहाँ से इमेजिन करें कि ट्विटर एक छोटी-सी कंपनी, $44 बिलियन की ट्विटर की जो है नेट वर्थ है, और हम लोग $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे भीख माँग रहे हैं, और वो भी हमें नहीं दे रहा। रीज़न बीइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैंने बेसिकली आईएमएफ का इससे पहले ऑडिट भी किया हुआ है। तो उनकी पॉलिसी यही है, वो देखते हैं कि कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, स्टेबिलिटी है कि नहीं, आया हमें फ्यूचर में जो हम इनको जो पैसे लोन कर रहे हैं, ये वापसी करने की पोज़ीशन में हैं कि नहीं। तो वो सब चीज़ें देख के, और उसमें सबसे जो बड़ा उनका फैक्टर होता है, वो इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होता है, कि वहाँ की सिचुएशन क्या है पॉलिटिकली। तो उस हवाले से हम लोग बहुत ही पीछे हैं। और यही सबसे दूसरे पैनलिस्ट से भी एग्री करता हूँ कि जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी, और जब तक हमारे लोग इस बारे में इकट्ठे नहीं हो जाएँगे, और ज़्यादा जो आजकल तहरीक चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, इसमें मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ पाकिस्तान में आपको पता है कोई भी काम तमीज़ से तो यहाँ पे होता नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे सीधी उँगली से कोई काम नहीं होगा। तो लोगों को अपना जो है अपनी बात सामने रखने के लिए, और अपना जो मौक़िफ़ है पेश करने के लिए, उसमें और तेज़ी और उसमें और जोश लेके आना चाहिए, आना होगा। अदरवाइज़ उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। और जिस तरह आप सब कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। इलेक्शन होंगे तो ये पहला स्टेप होगा हमारी चीज़ें सही होने की जानिब। लेकिन इसके अलावा मैं 2 और चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल्स पे आप 2 बाकी पैनलिस्ट ने बात कर ली है काफ़ी ज़्यादा। जी, जी। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे जो लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो सबसे पहले चेंज होने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सब ये बात की चीज़ें हैं। हमारी अवाम की जहालत का वो लेवल है कि मतलब आज के दौर में बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, जो आज के दौर में भी एग्ज़िस्ट करते हैं। ऐसी हमारी कौम है। और मैं सिर्फ़ जाहिलों की बात नहीं कर रहा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। पढ़े-लिखे भी जाहिलों की भरमार है हमारे मुल्क में। तो ये एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है कि लोग एक तरबूज लेने के लिए जाएँगे, उसको जाके सूंघेंगे पहले, पूरी रेहड़ी को खंगालेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, रेहड़ी वाले का खुद भी घुस जाएँगे तरबूज के अंदर, एक खा के भी देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कि हमें तरबूज लेना है कि नहीं लेना। पर इधर जब अपना लीडरशिप और अपना जो मेंटर है, या जो आपको लेके चलेगा जो आपके कंट्री को, जब उसको चूज़ करने की बात आती है, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि वो जाके वोट दे के आ जाते हैं ऐसे जाहिल लोगों को, जिनको कोई समझ नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा फुकदान है
कि लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो चेंज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो आप लोग आगाही कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग इससे फिर अपने सीखेंगे चीज़ों को। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन पे सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने प्लॉट लिया, मेरे से सलमान भाई ने ले लिया, सलमान से आमिर ने ले लिया। तो ये एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है जिससे कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही हमारी मार्केट में। तो इससे गरीब जो है वो गरीब ही होता जा रहा है। कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही, कोई सर्विस नहीं बन रही। मैंने पहले जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि सिर्फ़ ट्विटर जो है वो $44 बिलियन की नेट वर्थ है। तो हम लोग क्यों ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे? क्यों कोई ऐसी सर्विस नहीं दे पा रहे जो ग्लोबल रीच हो जिसकी और जिससे हमारे लोगों के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हों? तो सिर्फ़ हुकूमत की इंस्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का माइंडसेट। और नंबर 3, हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जिन लोगों के पास पैसे की रेल-पेल है, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिस तरह की हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, प्रोडक्ट बनानी चाहिए, सर्विसेज़, ग्लोबल सर्विसेज़ देनी चाहिए। इंडिया अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ट्रू। लेकिन माइंडसेट में जब तक चेंज नहीं आएगा तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। और आप देखें लोग गरीब से गरीब क्यों होते जा रहे हैं कि मेरे पास अगर बिलियन डॉलर है तो वो सारा जाके मैंने प्लॉट खरीद लिए हैं। अब अगर मैं बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता, लेट्स सपोज मैं अगर कोई एक फैक्ट्री लगा लेता, तो शायद मैं 10,000 बंदों को जॉब दे सकता। लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, फलाने डीएचए में जाके प्रॉपर्टी खरीद ली, उस जगह जाके बैरिया टाउन में खरीद ली। कोई जो जगह मिलती है वहाँ खरीद लेते हैं। एग्रीकल्चर की ऐसी की तैसी हो रही है, फूड की इन्फ्लेशन इसी वजह से हो रही है कि सारा पैसा जा रहा है कहाँ पे? प्रॉपर्टी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ कि एड्रेस होने चाहिए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद हनीफ़ साहब, आपने मुफ़स्सिल गुफ्तगू की पाकिस्तान के सियासी जो मामलात हैं, उसकी ख़राबियाँ और उनके अमली हल के हवाले से। मूविंग अहेड अब मैं यूके रीजन की तरफ आऊँगा क्योंकि हमें गुफ्तगू समेटनी भी है, तो आमिर अब्बासी साहब की तरफ आऊँगा। आमिर साहब, आप क्या कहिएगा पाकिस्तान की सियासी जो निज़ाम है, उसकी ख़राबियाँ और उनके अमली हल की हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके कमेंट्स क्या होंगे? जी। आमिर भाई आप म्यूट पे हैं, अगर आप अपना म्यूट अगर बंद कर लें तो या अनम्यूट कर दीजिएगा उसे। Can you hear me now? जी, जी, आई कैन। All right. Thank you again. तकरीबन सारी बातें जो अब तक हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, मेन कॉजेज वगैरह अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो मैं इसको आवाम को आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, और दूसरा जब हमारे ये पार्टीशन हुई थी ना, जब पाकिस्तान बना था और गोरे जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने एक नासूर, एक कैंसर शुदा एक निज़ाम जो था ना, वो ना सिर्फ पास ऑन किया, बल्कि जो हमारी एलीट्स हैं उनके दिमाग में वो चीज़ रच बस भी गई है कि हाउ डिवाइड एंड रूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि दे वर डूइंग, और डिवाइड एंड रूल को स्टार्ट हमारे जनाबे आप यूँ कह लीजिए कि एलीट से स्टार्ट होते होते वो चीज़ इस हद तक सराहियत कर गई है कि अब आप कौमियत, शहरियत, सूबाइयत, फ़िरकावारियत, किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको डिवाइड और रूल वाली कहानी मिलेगी। ठीक है, तो मेरी नज़र में जैसे कहना चाहिए कि हमारी सियासी निज़ाम के अंदर जो है, इस चीज़ को एलीट्स ने ना सिर्फ बहुत पहले समझ लिया था, बल्कि समझने के बाद इसका बाकायदा अमली जामा इसको पहनाया गया। एक चीज़ और जहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि हमारे सियासी निज़ाम जो है वो बेसिकली है क्या, आहिस्ता आहिस्ता अवाम के अंदर जो है ये अवेयरनेस भी आ रही है कि बेसिकली जो सियासी निज़ाम, ये जो सारी चीज़ें कराई जाती हैं, दे आर जस्ट लाइक अ पपेट्स, दे आर जस्ट पुटन अप ओवर देयर। जाहिर सी बात है, अगर कोई अहल बंदा हो ना, जिसको पता हो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की क्या अहलियत है और मुझे इस पे क्या करना चाहिए और मैं इसके काबिल हूँ, तो वो उसके लिए थोड़ा सा शोर शराबा करता है, वो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करता है कि यार ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर किसी शख्स को आप ऐसी जगह पे, फॉर एग्जांपल हमारे जो सरकारी इदारे में, किसी भी एक इदारे के अंदर जब आप किसी को सिफारिश के ऊपर उसकी अहलियत के बरक्स नायल आदमी को उधर जाके आप अपॉइंट करते हैं, तो वो हर वो काम करेगा जो उसके अपॉइंट करने वाला उसे कहेगा। तो हमने ये चीज भी नोट किया, आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस अवाम में आ रही है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं बेसिकली दे वर चूजन बाय सर्टन, जैसे कहना चाहिए, पता नहीं आपके चैनल पे नाम ले सकते नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूँ क्योंकि आई एम क्वाइट ब्लंट, मेरा ताल्लुक भी रहा है आर्मी से भी। तो हमारी स्टैब्लिशमेंट ने उस पर बड़ा कलीदी किरदार इस तरह भी अदा किया है जनाबे वाली के
ना सिर्फ पिक एंड चूज करके बंदे लेके आए, बल्कि वो लेके आए जो उस चीज के अहल ना हो, बस उनकी मार्केटिंग करके अवाम की बेवकूफ़ी के साथ उनको अलाइन किया जाए और उनको एक शोहरत अता कर दी जाए जिसके बिहाफ के ऊपर बस वही लोग आते हैं और बैक पे मौजूद लोग उनको कंट्रोल करते हैं। आपका सियासी निज़ाम कैंसर शुदा है। मेरी बात अगर किसी को बुरे लगे तो मैं माजरत, लेकिन ना सिर्फ कैंसर शुदा है, अगर आप इस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि कभी कभार आपका व्हीकल इतना बुरी तरह खचाड़ा हो चुका होता है कि नया सस्ता पड़ेगा, पुराने को ठीक करने में ज्यादा पैसे लग जाएंगे। आपको आवाम की सोच जो है ना 100% जो है चेंज करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है आने वाली यूथ जो है हमारे बाद वाले दे आर थिंकिंग नाउ। जो भी एरा चल रहा है जहां इसमें बहुत ज्यादा डार्कनेस है, वहां पे मुझे बहुत ज्यादा होप भी है कि जो नई यूथ है दे आर थिंकिंग नाउ। आज से पहले तो सोचना भी गुनाह था ना, हम सोचते ही नहीं थे। एक मिली नगमा था और उसके ऊपर हम सब चढ़ पड़ते थे, वहां पे 4 शहीद हो गए तो हम उसके पीछे दौड़ पड़ते थे कि यार नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वाज डिफेंडिंग द पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट लाइक एनीथिंग बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ इट। मैंने कुछ अर्सा अपना मिलिट्री के अंदर गुजारा और आगे पीछे, तो मुझे था कि यार ये तो करप्ट सियासतदान है, ये लोग जनाबे वाली अगर रहेंगे, अगर फौज इंटरवीन ना करे, ये तो मुल्क बेच के खा जाए। जो चीज हम नहीं समझ पा रहे थे कि यार सब खाओ मिल के खाओ। हम आसिफ अली जरदारी को कहते हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है वो जनाबे वाले की जरदारी साहब जो है वो सबको खिलाते थे, खुद खाते थे। अनफॉर्चुनेटली सारी जरदारी थे, सारी जरदारी हैं। तो हमारा जो निजाम इस टाइम जनाबे वाली चल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए सियासी निजाम जो है, सियासत किसके लिए? अवाम के लिए। अवाम की सोच यहां तक मौजूद हो गई है जनाबे वाली, जिस तरह खरबूजे की मिसाल में देने कि घुस जाएंगे, ओ भाई वो घुसेगा। जिसका जहां दाव लग रहा है वो बुराई कर रहा है। आप सब मुझे सिर्फ 3 ऐसी कोई बुराइयां बताइए जो इस टाइम अवाम में ना हो। कोई ऐसी बुराई, चाहे वो मिलावट की हो, धोखेबाजी की हो, पावर की मिसयूज करने की हो, किसी भी किस्म की ऐसी बुराई जहां पहले कौमों पे अजाब आके उनको निपटा दिया जाता था, माशाल्लाह आपको मिलेंगी। और ना सिर्फ मिलेंगी, अच्छी तादाद में मिलेंगी। तो मैं किस चीज की सियासत की बात करूं, मैं किस सियासी निजाम की बात करूं, किन लोगों के सियासी निजाम की बात करूं? सियासी निजाम बेशक खराब है, ओ भाई बिल्कुल है, ना सिर्फ खराब है, मैंने कहा कैंसर शुदा है। लेकिन एक कैंसर का मामला जो है ना, एक सर्टन डिजीज, वो हमारी अवाम के अंदर भी चली गई है। वो गुलामाना सोच कभी निकली ही नहीं हमारे यहाँ पे। अल्लाह माफ करे, मेरे अल्फाज थोड़े से ऑकवर्ड होंगे, आप लोग बोलेंगे पैनलिस्ट जो है वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जितना अपने लीडर को मानते हैं उससे आधा अल्लाह को माने तो अल्लाह ताला पता नहीं कितनी नियमतों से नवाज दे। पाकिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मां सिवाय यहाँ पे लोगों के नीयत में बहुत कमी है, अच्छी नीयत की बहुत ज्यादा कमी है। और अच्छी नीयत क्या, मुझे मैं ओडी का बंदा हूँ, एचआर का बंदा हूँ। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आप चपड़ासी का भी इंटरव्यू लेते हैं ना, ये चपड़ासी की भी अहलियत हायर करना होता है, तो आप उसकी काबिलियत की फहरिस्त निकालते हैं। यार पहले कोई एक्सपीरियंस है, अगर पहले उसका एक्सपीरियंस है तो जनाबे वाली अच्छा चौकीदार होगा। अगर पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यार इसको किसी के कोई रेफरेंस चेक दो भाई, रख तो रहे ना रखें 10 दफा सोचते हैं। किसी कॉर्पोरेट का चौकीदार रखते हुए आप उसकी अहलियत चेक करते हैं, जबकि मुल्क की बागदौड़ जिसके हाथ में देनी है उसका कोई तरीकेकार आपके पास नहीं है। मर्डरस हो, राशि हो, बेईमान हो, कुछ भी हो, वो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी भी ओहदे पे आप डाल दें। अभी रिसेंटली आपके जनाबे वाली बिलावल साहब बाहर गए थे, देखें वो टाइम चला गया जब लोग वॉर करते थे और एक दूसरे को इन्वेड करते थे, आप इकोनॉमिकली मार देते हैं अगले को। इस टाइम वॉर सिर्फ उस वक्त की जाएगी जब जनाबे वाली उसके अलावा कोई चारा नजर ही नहीं आएगा। जब आप भाई मैं वॉर करूंगा, मैं करोड़ों अरबों रुपए उस पर जाया करूंगा डॉलर्स, मैं बगैर करोड़ों अरबों डॉलर जाया किए बगैर 1-2 लाख के अंदर आपका पूरा मुल्क गिरा दूं, आप उस नहज पे खड़े में। कालाबाग डैम आपके सामने मिसाल है, कितना मुल्क को फायदा होना है, किसी ने उसके ऊपर जनाबे वाली कभी कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सर्टेन अमाउंट, बहुत छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है सालाना, आपके पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे अंधी तकलीद करने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे आपके लोगों के अनअवेयरनेस वाले लोग मौजूद हैं। यानी कि एक लाइन है, आप जितना भी बुरा कह लें इंडिया को, आप जितना भी उसको बुरा कह लें जनाबे वाली, पस्ता कह लें या पीछे कह दें अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान इज नॉट डेवलप, आप किसी भी मुल्क को उठा लीजिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वह है आवाम और उसकी सोच, जिसके लिए यह निजाम है। हमारे यहाँ पे अब
आपने जिस तरह चैनल बनाया, आप जिस तरह अवेयरनेस डाल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग, मैंने कहा ना एक होप है कि अब सोचना शुरू हुआ ना तो अमल भी शुरू होगा इन करीब इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। इंशाल्लाह। आपका निजाम बिल्कुल खत्म है। आप मुझे सिंपल एक बात बताइए, 75 साल माशाल्लाह हो गए, हमने नोट भी निकाला था बड़ा अच्छा ग्रीन, जो आजकल लोग कंप्लेन कर रहे हैं चल भी नहीं रहा। अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट जहां ना हो, जहां पे आपके इंसाफ बंदे के जैसे कहते हैं ना स्टेटस के मुताबिक किया जाए, आप हदीस उठा लें भाई। बल्कि इस हदीस को आपने भी एक प्रोमो चलाया था अपने छोटा सा, जो इनिशियली आपने 100 एपिसोड के एक बनाया था ना छोटा सा अपना पैकेज, उसके आखिर में हदीस थी। उस हदीस के अंदर बताया गया था जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कहीं गलत काम या जो भी हो, उसको मैं उसकी समरी कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो मुंह से बोलो, बोल नहीं सकते तो दिल में बुरा जानो। भाई दिल में भी बुरा नहीं मानती मेजोरिटी ऑफ अवाम, क्यों? मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा फायदा होना चाहिए। तो आप ईमान के किस दर्जे पे पहुंच गए ये भी देख लीजिए, और उस दर्जे के ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए ये भी देख लीजिए। द थिंग इज, जैसी कौम वैसी हुक्मरान के ऊपर मेरा बड़ा बाकायदा जो है ना इस पर पुख्ता यकीन हो गया अपने कौम को देखने के बाद, क्योंकि ये जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, ये अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है भाई। इनके अंदर जुर्रत है कि अवाम ना चाहे और ये बैठ जाए, चाहे कोई भी चीफ पोजीशन हो, चाहे जनरल हो, चाहे आपका चीफ आपका जस्टिस हो, कोई भी पोजीशन उठा लीजिए, क्या उसके अंदर इस हद तक मादा है कि अवाम मेजॉरिटी ना चाहे और वो उस पोजीशन पे रह ले? नहीं। और अवाम क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो जो कैंसर शुदा माहौल चला था उसने इस हद तक डिवाइड कर दिया है कि अभी तक डिवाइडर रूल चल रहा है। आप मस्जिदों में चले जाएं तो फिरकों पे डिवीजन मिलता है, आप सूबों में चले जाएं तो जबान के ऊपर डिवीजन मिलता है, रंग नस्ल पे मिलता है। अभी भी इस दौर के अंदर डिवीजन सरायत कर गया है। फिर इन तमाम चीजों के बाद में बोलूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टार्टिंग थिंकिंग नाउ। आप जैसे बहुत से दोस्त हमारे आगे पीछे जो आप सोच रहे हैं, जहां तक बात की थी भाई ने इन्वेस्टमेंट की, भाई इन्वेस्टमेंट के बाद तब आएगी जब आपके निजाम इस काबिल हो। आपने अगर एक कारखाना भी खोलना हो ना, छोटा सा बर्फ का कारखाना भी खोलना हो, तो वापडा से लेकर पुलिस से लेकर आगे पीछे 10 बंदों को आप कुछ देंगे। यूके के अंदर, यूएसए के अंदर अगर आपने दुकान खोलनी हो, आपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, द नेक्स्ट डे योर कंपनी विल बी गोइंग अप। पाकिस्तान के अंदर पहले आपने 2 महीने बैठ के तमाम लोगों को खुश करना है, डॉक्यूमेंट बाद की बात। आप दुकान पे जाए ना और आपने असला बनाना हो और आपको कोई एमपी एमएनए जानने वाला हो, तो आपको ना अपना जनाबे वाली मेंटल टेस्ट देने की जरूरत है, ना आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, आपको घर पे आ जाएगा सारी चीजें। और वहीं पे जब आपने बिजनेस खोलना हो तो आपको जनाबे वाली यार 2 करोड़ उधर लगा रहे हो तो 2 रुपए 2 लाख इधर भी दे दो, 3 लाख फाइल की भी दे दो, 4 लाख। आप मुझे सिंपल ये बताइए, किसी भी इदारे के अंदर, हमारा ये पॉलिटिकल भी एक इदारा ही है ना, एक हमारा निजाम है, पूरा एक सिस्टम है। आप कोई भी सिस्टम उठा लीजिए, अपने एस्टेब्लिशमेंट उठा लीजिए, अपना जुडिशरी उठा लीजिए, अपना कोई भी उठा लीजिए, डू यू थिंक कि उसको, ये मैं आपसे सबसे सवाल करूंगा कि आपके ख्याल से आपको लगता है कि उसको ठीक करना कदरे आसान है, ना कि उसको पूरा चेंज करना बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से नहीं। हमें इस चीज को समझना होगा, और ये चीज ना सिर्फ समझनी होगी, हमें ये चीज माननी पड़ेगी सबसे पहले कि हम लैक करते हैं। पहले हम लैक करते हैं, फिर अपने आप से ये अहद करना होगा कि जो माजी में हमें ड्रामा कराते रहे, जो हमें बताते रहे, जो हमें सिखाते रहे, वो छोड़ दें। क्योंकि हम इस हद तक अंधी तकलीद के शौकीन लोग हैं कि अगर मोहल्ले में कोई बंदा हो ना जो बड़ी दाढ़ी हो, सफेद उसकी दाढ़ी हो, ऊंचे पैंचे उसने पहने हुए हो, और बिल्कुल आपको रोजाना मस्जिद जाता हुआ दिखाई देता हो, हम इस हद जल्दी ही इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम रोज देखें यार मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, ये अंकल रोज जाते हैं। और एक दिन मुझे बोला, आमिर बेटा इधर आओ, सुबह अल्लाह अकबर 5 दफा और दोपहर में जब सो के उठो तो 5 दफा अल्लाह अकबर कहना, बेटा तुम बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाओगे। मैं आओ देखूंगा ना, ताओ नमाज पढ़ू ना पढ़ू, अल्लाह अकबर शुरू हो जाएगा मेरा। मैं उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा देखने के लिए जनाबे वाली कि वो जो शख्स है उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उसकी उसका अपना लेवल क्या है, उसने ये बात मुझे क्यों कही है, आया ये चीज कुरान हदीस से साबित है या नहीं। मैं कोई तहकीक नहीं करूंगा, मैं कोई उसको नहीं देखूंगा, मैं उस चीज को पल्ले दिन से बांधूंगा, क्योंकि मैं उस बंदे से वैसे ही इन्फ्लुएंस हो गया हूँ कि यार बड़ी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, ऊंचे पैंचे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ठीक ही कह रहा होगा, ठीक ही कह रहा होगा। किसी किस्म की मुझे इसकी ना रेफरेंस क्रॉस चेक की जरूरत ही नहीं है, बस अल्लाह शुरू।
जी, आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है आमिर भाई से। वो एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रोबेबली देयर वाज़ अ सिग्नल लॉस। तो जैसे वो वापस आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम राब्ता दोबारा से बहाल कर सकें। जी, बिल्कुल आ गए हैं। जी आमिर भाई, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। मैंने कहा बस मैं मौका दूंगा डॉक्टर साहब को। मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी आपके आगे भी आई थिंक कोई सेगमेंट है तो उसमें शायद सोल्यूशन वगैरह की बात हो, लेकिन हम तकरीबन सोल्यूशन वगैरह साथ साथ शेयर ही कर पड़े। जब तक सोच नहीं बदलेगी, चीजें नहीं बदलेंगी, और सोच बदलने की उम्मीद बाकी है। प्लस आपको देखें, मैं आयरलैंड में था, वहां पे एक टीवी एंकर थे जो अवाम के मसाइल का हल बताते थे। वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ जब रिसेशन हुआ था 2009-8-9 में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो बंदा वहां का प्रेसिडेंट बन गया था। फिना फिल फिना गेल, दो पार्टियां जो हमेशा चलती आ रही थी, उनको छोड़ के अवाम ने उनको वोट दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो आ रहा था, उसके ऊपर अमल कर रहा था और लोगों को अवेयरनेस लेके आ रहा था। भाई आप इस हद तक डाउन हो कि अगर आप एक ही घर के अंदर, अब एक घर के अंदर 4 जगह 4 बंदे वोट देता है, लेकिन अब भी घर का बड़ा उस बात पे नाराज होता है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं उसको तुम वोट नहीं दे रहे। जी। हमारा आइडिया ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जो बंदा रिपोर्ट करे कि भाई चीफ के नाजायज, जिसे कहना चाहिए जराये के जरिए उसने अपने आप को खरबो अमीर बना लिया है, ये कोई नहीं पूछता कि चीफ साहब इसका जवाब दें, आपके पास कुछ मौजूद है या नहीं। जनरल साहब को तुमने रिकॉर्ड कहां से मिला, उसको चुक लो। यानी कि जो बात सही करेगा उसको उठा लो। आप ये नहीं पूछ सकते कि भाईजान चीफ जस्टिस जो अगले आपके बनने वाले हैं वो खुद कॉन्विक्ट होते होते बचे, लेकिन वो हो जाते क्यों? क्योंकि वो खुद निजाम अदल के सरबराह होने वाले हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी बेगम के नाम पे जायदाद है, उनको खुद नहीं पता। जो आने वाले आपके चीफ जस्टिस हैं अगले, आपके जनाबे वाली, कोई एक जर्नल पाकिस्तान का जो सर्व करने के बाद पाकिस्तान में रुका हो तो मुझे बताइएगा। भाई मुझे नहीं पता। कोई एक चीफ जस्टिस जो सर्व करने के बाद पाकिस्तान में रुक गया हो तो मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से कोई नहीं रुका। आपके जितने एलीट हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब के सब जनाबे वाली पाकिस्तान को सर्व करने के बाद पाकिस्तान में नहीं रुकते, और पाकिस्तान में होते हुए भी वो हुकूमत आला में रहते हैं। आपके निजाम नहीं, आपके सिस्टम। मैंने कहा ना, एक चौकीदार को ज्यादा वैल्यूएशन करते हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को छोड़ देते हैं। जब तक सही बंदा सही जगह पे नहीं आएगा, जब तक आवाम अपने अंदर पॉजिटिव सोच नहीं लेके आएगी, जब तक हम पुरानी कहानियां की भी उनसे अपने आप की जान नहीं छुड़ा लेते, कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। और उम्मीद है कि आने वाली जो नस्ल है हमारी और हमारे आने के बाद वाली, वो इंशाल्लाह एक अच्छी सोच के साथ एक नई चीज को जन्म देगी, और वो चीज पाकिस्तान और हम सबके लिए अच्छी होगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने काफ़ी तफ़सीली गुफ्तगू की पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामे के हवाले से और उसके सॉल्यूशन के हवाले से। अब डॉक्टर साहब की तरफ जाएँगे, जो कि हैदराबाद में हमारे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा, आपकी नज़र में पाकिस्तानी सियासी निज़ाम की ख़राबियाँ और उनका अमली हल क्या है? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से, आप बोलना शुरू कीजिए, माइक आपका ऑन है। जो हमारा राब्ता मुनक़ता उनसे हो गया है। तो जनाब, डिस्कशन को हम अब समेटने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक है उसको भी हम साथ ही जो है वो उस पे हम उनसे रैप अप करवा लें। जो दूसरा हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत के साथ-साथ जो है वो जो हमारी मईशत है वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और जब सियासी मामला सही होते हैं तो मईशत भी हमारी सही चलती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सियासी मामला ख़राब हुए हैं, जब भी जो है वो मईशत का भी जो है वो जनाब कबाड़ा होता चला गया है। और आपने देखा कि जो 6% के ऊपर हमारा ग्रोथ रेट था, अब हम कहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं, हमारे बड़े मामला ख़राब हुए हैं और डॉलर की उड़ान जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
और बहुत सारे मामला हैं जो कि एक किसी हाउस होल्ड से, अगर आप हाउस होल्ड के मुतालिक अगर आप बात करें तो हाउस होल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मतलब जो चीज़ पहले अगर 50 रुपए की मिलती थी तो वही अब जो है 150 रुपये या 200 रुपये तक भी चली गई है। तो 100% से ज़्यादा जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं और बहुत ही मामला ख़राब हैं। तो इस हवाले से भी आप लोगों का मैं इनपुट जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सलमान भाई आपको मैं दावत दूंगा इस हवाले से कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है उसकी खराबियाँ चीज़ा और मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि वक्त का ज़ाहिर है हमें कमी है और हमें चीज़ों को रैप अप करना है। तो उसकी खराबियाँ और उसका अमली हल क्या है आपके नज़दीक? जी। जी अमर, जी जिस तरीके से सम अप किया सियासी मसाइल को और उनके हल को, तो मेरे ख्याल में उसमें माशी जो है वो सिफारिशात भी दी हैं हमारे पैनलिस्ट ने। मैं इसी बहस को आगे बढ़ाऊँगा। माशी मामलात में बस सीधी-सी बात है कि ये सियासत से इंटर रिलेटेड है और इसको आप अलग से नहीं देख सकते। जैसे कि हनीफ ने बात की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, बाकी पैनलिस्ट ने बात करी, तो जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी आप में, तो हम ये तोहफ़ा तमाशा के प्लेटफ़ॉर्म से बारहा डिस्कस करते रहें कि तब तक आप भूल जाएँ कि एफडीआई जो होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो आप भूल जाएँ। चाहे जाए कि एफडीआई आया है, बल्कि आपके जो अंदर के इन्वेस्टर हैं, यही करीब के मुल्कों में जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वहाँ जा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफडीआई आने तो दूर की बात है, अंदर के लोग भी बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात जो है, मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि देखें, मईशत बिल्कुल सीधी-सी बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरा आपका रीजन, इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक है? जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के, यानी जो डॉलर का इन्फ्लुएंस था, उससे निकल कर अब जा रहे हैं लोकल करेंसी ट्रेड की तरफ। मैं आपको जल्दी से सॉल्यूशन पे डायरेक्टली आ रहा हूँ, टू द पॉइंट, स्पॉट ऑन। इंडिया ने 20 कंट्रीज़ के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड का मुआहिदा कर लिया है। इसका मतलब है कि वो बाईपास कर रहे हैं डॉलर को। चाइना, रशिया ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं। आपका पूरा रीजन शिफ्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही, ये जो रिजीम चेंज हुआ है 1 साल पहले आपके, बेसिकली अगर आप इसके ताने-बाने मिलाएँ और अगर आप इसमें नहीं फँसते, तो इमरान खान साहब जो रशिया से ऑयल लेके आ रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ कि आप इस रुख पे निकल जाते और अभी आपके भी मुआहिदे हो चुके होते लोकल करेंसी ट्रेड में। तो लोकल करेंसी ट्रेड का मैं आपको बताता हूँ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर जो डॉलर का प्रेशर होता है, जो डॉलर की जो कांस्टेंट डिमांड आपने बना ली है, वो ख़त्म होती, और वो जब ख़त्म होती है, वो कम होती, तो उससे होता क्या कि आपका एक्सचेंज रेट में आपको रिलीफ महसूस होता। और एक्सचेंज रेट जो अभी 300 के ऊपर जाने वाला है, वो आप ये सिचुएशन नहीं देखते। और एक्सचेंज रेट का मतलब पाकिस्तान में ये है कि हर चीज़, यानी इंपोर्ट आपकी महंगी हो जाएगी मज़ीद, और आप नेट इंपोर्ट कंट्री हैं। नेट इंपोर्ट कंट्री का मतलब ये है, हम अपने व्यूअर्स के लिए आसानी के लिए बता देंगे कि जो एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो आप नेट इंपोर्ट कंट्री हैं। डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, उसमें आपको डॉलर चाहिए होता है। डॉलर आप कैसे लेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट आप अभी वही बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, टेक्सटाइल, लेदर, ठीक है, अशिया खुर्दनोश आप बेचते हैं, पेरिशेबल आइटम बेचते हैं, और वापसी में आप लेते हैं मशीनरी और हैवी आइटम। वो आपका तकरीबन एक्सपोर्ट के मुकाबले में 3 गुना इंपोर्ट है। तो आप कैसे डेफिसिट पूरा करेंगे? फिर ये जो अनथक मेहनत करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो गैप को फिल करते हैं किसी हद तक, लेकिन वो भी अब पूरा फिल नहीं कर पा रहे। ये आपकी जो रेमिटेंसेज हैं और एक्सपोर्ट है, ये दोनों रिस्पेक्टिवली 30 से 35 बिलियन के दरमियान रहती हैं, और तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आप कितना भेजेंगे? आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो भी बेचारे अपने घर वालों को सपोर्ट करने की रेमिटेंस भेजेंगे, और फिर भी हालात अगर ये हो जाएँगे जो आपने बनाए हुए हैं, तो इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो आपको डॉलर के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए, ये तो हम आपको कई दफ़ा बोल चुके हैं सॉल्यूशन, कि आपको लोकल करेंसी ट्रेड की तरफ चले जाना चाहिए। और अगर सस्ता तेल अगर रशिया दे रहा है, इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, लेकिन वो भी रशिया से ट्रेड कर रहा है लोकल करेंसी में, यानी बाईपास कर रहा है। यानी आप किस चीज़ में फंसे हैं? मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही। आप किस इन्फ्लुएंस में हैं? आप कब तक फेंस पे बैठे रहेंगे? हम कब बोल रहे हैं आप नॉन अलायंस की पॉलिसी अपनाइए, आप मत लीजिए चले किसी की साइड, लेकिन आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो पहले रखें। पाकिस्तान का आप इंटरेस्ट भी पहले नहीं रख रहे, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि डॉलर की उड़ान की जो हम बात करते हैं कि 300 हो रही है, उसकी वजह ये है कि आपने कांस्टेंट डिमांड बनाई हुई है। जब तक आप वो खत्म नहीं करेंगे, भूल जाए। एक्सपोर्ट्स में आप कैसे इजाफा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं इंडिया, हम बार बार जिक्र हुआ इंडिया का, इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो 150 बिलियन प्लस है, ठीक है। आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी 1 बिलियन को भी टच नहीं किए हैं। मतलब वुड यू बिलीव इट? इंडिया ऐसा अगर आपसे चलो 5 गुना भी बढ़ा है, 5 गुना भी बढ़ा है। यहाँ पे मैं फिगर्स आपको जो पेश कर रहा हूँ वो होशरमा है भाई। 150 बिलियन प्लस की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ इंडिया की, और आपकी 1 बिलियन पे भी नहीं पहुंची है।
तो शॉर्ट टर्म में आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं, आईटी पार्क्स बना सकते हैं, आप ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें आप आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, जो कि तेजी से आप कर सकते हैं। तो आप ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट्स कीजिए, क्योंकि आपको मशीनरी और इन सब की चीजों की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस पर फोकस करें। लग्जरी आइटम पे आप बैन लगाएं, कंप्लीट एम्बार्गो भी आप लगा सकते हैं टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वहां से आप जो है वो पैसे बचाएं और आईटी में आप जनरेट करें। आप 5 से 10 बिलियन तेजी से बना सकते हैं आईटी में 3 साल के अंदर अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा अरसा नहीं है। बाकी जो एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी है स्ट्रेटेजिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए आपको हैवी मशीनरी चाहिए, फिर आपको इंपोर्ट्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, और इसमें आपको देखना। दूसरी बात, ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात हो रही है, हनीफ भी कर रहे थे, बाकी पैनल भी, मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका जो माइंडसेट है ना, वो वही कचरा माइंडसेट है जो आप चलाते आ रहे हैं पिछले साल से। आपको किसी ने बोल दिया है कि भाई आप जब तक अपनी जो है करेंसी डीवैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक्सपोर्ट जो है रिलेटिवली चीपर नजर नहीं आएंगी बाकी मुल्कों के मुकाबले में, और आप जो है वो करेंगे। ये इतना बोगस आर्ग्यूमेंट है कि इससे ज्यादा बोगस आर्ग्यूमेंट नहीं है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में। उसकी वजह बताऊं मैं, आप नेट इंपोर्ट कंट्री हैं, यानी आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में। जब अपने आप वैल्यू जो करेंसी डीवैल्यू करते हैं, यानी आप अपनी दूसरी करेंसी के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी डीवैल्यू करते हैं, उसका मतलब क्या है, आपकी इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, यानी बैठे बिठाए आपके ऊपर जो कर्जे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप तो मतलब बिल्कुल जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट में चले जाते हैं, लेकिन कोई आज तक आके ये नहीं बता रहा। वही बुकिश बात एक लाइन कोट कर देते हैं कि यार देखो, अगर आप अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करोगे तो आपकी एक्सपोर्ट रिलेटिवली चीपर हो जाएंगी और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जो कि नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही एक्सपोर्ट्स, मैं आपको बता रहा हूं उस रेट से। तो आपको करना यह है कि ये जो बोगस पॉलिसी है, इसको तो आपने दूसरे तरफ करना, ये माइंडसेट बदलना है अपना। और आपने, और कैसे होगा ये एक्सचेंज रेट बेहतर कैसे होगा, पैरिटी कैसे बेहतर होगी, मैंने आपको बता दिया। डॉलर पे से आप प्रेशर खत्म करें, लोकल करेंसी ट्रेड करें रशिया से। रशिया आपसे रेडी है, वो कहेगा मैं रुबेल और पीकेआर में ट्रेड करने को तैयार हूं। चाइना आपसे युआन में रेडी है, भाई कम से कम रीजनल ममालिक से तो मुआहदे कर लो। वुड यू बिलीव इट, पेट्रो डॉलर जिसकी वजह से ये सब कुछ दुनिया में, पूरे दुनिया डॉलर जो है, ऑयल जो है डॉलर में खरीदती है, सऊदी अरब चाइना से जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। अब तो हद हो गई ना यार, अपने इर्द गिर्द दुनिया तो देखें आप बदलती हुई। मतलब आप कभी सोचते थे कि 70s और 80s में आपके यहाँ जो फिरकावारियत आई है पाकिस्तान में, वो इस वजह से आई है कि ईरानियन इनकलाब आया 79 में। आज आपको पता है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर एक साथ बैठे हुए, आपके इर्द गिर्द के डायनेमिक्स ही चेंज हो गए भाई। लेकिन हम बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम वही अपना पुराना लेके चल रहे हैं भाई, हम जैसे ही करेंगे। और जैसे कि आमिर भाई ने बोला कि हम वो हमारे मिली नगमों पे हम बस बोले कि भाई मिली नगमा हमें दे देते थे, हम उसके पीछे लग जाते थे। भाई ये दुनिया तेज हो गई है और रैपिडली चेंज हुई है। कोई ये बोलेगा ना, फिर हम अगला इंशाल्लाह प्रोग्राम उस पर भी रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी, फिर तमाम पैनलिस्ट को देंगे, हम बताएंगे कि भाई दुनिया तो इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप इसकी स्पीड को कवर भी नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आप भूल जाएं, आप तो बेसिकली जो है वो स्टोन एज में जा रहे हैं अगर आपने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। मैं इकोनॉमिक पॉलिसी पे दोबारा से आता हूँ, आपके जब तक वही वाली बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इमरान खान साहब टाइप के लोग आएंगे जिन पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक पूरा फोरम है, जो कि दुनिया में आपके दोस्त ममालिक है, वो आप पे रिलाई करेंगे। वो फिर आपको ट्रस्ट की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से आपका जो है किक ऑफ होगा ये मामला। और उससे पहले ये जो हनीफ कह रहा था 1 बिलियन के लिए भी जो आप कासा लेके घूम रहे हैं और आपको देने को तैयार नहीं, आप बिलीव करते हैं यार किसी कंट्री के लिए $1 बिलियन क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं होता। आपको एक एक करके वो पीनट्स की तरह डाल रहे हैं। और मैंने आईएमएफ के बारे में आपको एक और बात बता दूं, पैनलिस्ट भी मुझसे एग्री करेंगे। आईएमएफ का मामला ये है कि जो उनके डेट ट्रैप में फंसता है एक दफा, उसका मामला ऐसा होता है कि उसको हाफ बॉयल सिचुएशन में रखते हैं। ना पानी को वो इतना गर्म करते हैं कि आप उछल के बाहर कूद जाओ, ना वो इतना ठंडा करते हैं कि सर्द हो गया वहीं मर जाओ। आपको बीच वाली सिचुएशन में रखते हैं। और मैं आपको जरा बजट से कनेक्ट कर दूं, आपके एनुअल बजट का 40% हिस्सा डेट सर्विसिंग में जाता है। इन शॉर्ट, सूद की अदायगी में जाता है। जिस मुल्क के 100 रुपए का अगर बजट हो और 40 रुपए से उसकी अदायगियों में जा रहा हो, और ऊपर से फिर आप डीवैल्यू करते हैं करेंसी, और डीवैल्यू का मतलब है, इसका मतलब है बैठे बिठाए आपके कर्जे फिर बढ़ जाएं और फिर मजीद सूद लगे, तो आप एक डेट ट्रैप में हो। आपको ये समझने की जरूरत है। डाइसेक्ट करें जरा मसले को, जब तक मसले को समझेंगे नहीं उसका हल कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप आईएमएफ और इस तरह की जो बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ऐसा हुआ है ब्राजील ने किया है, बहुत हमारे हिस्ट्री में मिसालें मौजूद है। आप बोले भाई 3 साल तक हम आपको कोई पेमेंट नहीं देंगे, उन 3 साल में आप पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाए पाकिस्तान में, और आप उनकी बेसिक पे फैक्ट्रीज लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाए,
और वो पैसा जो सूद की अदायगी डेट सर्विसिंग में जाता है, उससे आप फैक्ट्री, उसका जो आउटपुट है उसको आप टैग कर दें उस रीपेमेंट के लिए जो कि आप करते हैं। इस तरीके से मामला हल होगा, वरना तो ये वही वाली बात है जैसे एक नौकरी पेशा आदमी का मामला होता है कि वो पे चेक टू पे चेक चलता है, ये बिल्स आए, यहाँ पेमेंट हुई, खत्म, ये बिल्स आए, पेमेंट। पाकिस्तान के साथ भी ये हो रहा है, सूद की अदायगी की, खत्म, सूबों को फंड दे दिया, एनएफसी अवार्ड खत्म, फेडरल के पास कुछ भी नहीं है, क्या एजुकेशन वेल्थ पॉलिसी क्रिएशन पे कोई काम नहीं है। जी। और आखिरी बात मैं हनीफ वाली बात करूंगा, ये जो रियल एस्टेट मैनिया है इसमें मैं जरूर कमेंट करूंगा। ये रियल एस्टेट मैनिया, मैंने 2016 में आर्टिकल लिखा था कि द डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इज नॉट रियल। ये मैंने 2016 में आर्टिकल लिखा था कि जो आपके यहाँ पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड है वो रियल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये हाइपोथेटिकल है, ये स्पेकुलेटिव है, इसमें वही लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए ज्यादातर जो कि ये सट्टा कर रहे हैं। उसकी वजह से ये है कि जो पहली दफा जिस बंदे को घर खरीदना है वो कभी खरीद नहीं पाएगा अपना घर, क्योंकि आपने प्राइसेस इतने हाइक कर दिए हैं। नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ अप्लाई होता है, अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी उसी रियल एस्टेट की, और रियल एस्टेट जाहिर सी बात है लिमिटेड सप्लाई है, मतलब आप कराची का जो रकबा है उसको बढ़ा तो नहीं सकते, वो तो वही रहेगा। तो उसमें अगर आप डिमांड ज्यादा कर देंगे और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो और मैडनेस का आलम यह है कि पाकिस्तान कराची के इर्द गिर्द अगर हम बात करें कि 2-3 डीएचए सिटी बहरिया आपने, तो आपको पता है क्या हो रहा है, कराची का जो हालत है वो मखदूश से मखदूश होती जा रही है। उसके जो सोर्सेज है पानी के, गैस के, वो डाइवर्ट हो रहे हैं उधर, यानी मेन सिटी जो एस्टेब्लिश सिटी था वो मखदूश से मखदूश होता जा रहा है। और उसके बराबर में जो है वो एक रियल एस्टेट एम्पायर, वो भी कौन सा एम्पायर है मैं आपको बता दूं, इंडिया में हमने इतनी बात करी, मैं बराबर, इंडिया में जो अभी हो रहा है उसके रिपरकशंस इंडिया को 5-10 साल में आएंगे। इंडिया में अभी जो प्रैक्टिस हो रहा है उसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। इंडियंस अपनी हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इवन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अडानी को, अंबानी को वो आउटसोर्स करे जा रहे हैं। उनका जो इम्पैक्ट आना है वो 5 से 10 साल बाद आना है। हम ऑलरेडी जो है वो इम्पैक्ट भुगत रहे हैं, अभी हम इस स्टेज में। और अगर हमने मजीद ये रियल एस्टेट मैनिया जारी रखा अहमद, तो हम मजीद भुगतेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमारे, और ये जो हनी बोल रहा है ना कि देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कौन सी हम एक्टिविटी कर रहे हैं आजकल। किसी का पैसा होता है वो प्लॉट लेता है, बस उसको महंगा करके बेच देता है, कैपिटल गेन खत्म भाई। वो आमिर भाई की बात से मैं एग्री करूंगा टू द एक्सटेंट कि पाकिस्तान में कोई चीज एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, उसके लिए आपको ब्राइब देनी पड़ती है ये और वो। लेकिन देखें अगर आप एक 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 वे निकालेंगे और जिसमें कुछ इस तरीके से करेंगे जहां मिनिमम गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन को करना हो, और उसके तहत रहते हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है शायद किसी को भी नहीं है, वहाँ बेरोजगारी का जो आलम है। और आपको पता है, और आजकल तो क्या हो गया, आजकल आप देखें हर बंदा बोल रहा है फ्री खाना मिल रहा है, फ्री ये मिल रहा है। पूरी कौम को जिसने काम करना है, रोजगार जनरेट करना है, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करनी है, वो आधी कौम जो है उस तरफ लग गई है कि यार वहां पे फ्री खाना मिल रहा है, वहां जाके खाना खा लेते हैं, पूरी फैमिलीज लाके। मतलब आप किस रुख पर लेके जा रहे हैं, माइंडसेट चेक करें आप, यानी उनको अपने पांव पे खड़ा करें भाई, वो पांव पे खड़ा होंगे अपनी मर्जी से, वो जो चाहे करें फिर। तो पाकिस्तान की जो जो फाइनेंस की पॉलिसी है और इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको तो रिवैम्प होने की जरूरत है। और वही वाली बात है पीछे इसके, वही वाली बात है कि माइंडसेट है वो अभी तक वही हम जो है 1901 का लेके चल रहे हैं कि भाई वही होगा। दुनिया तेजी से चेंज हो गई, मतलब हमारे इर्द गिर्द के लोग चेंज हो गए, पूरा रीजन शिफ्ट कर गया, डॉलर को बाईपास कर गया। अभी भी हम बैठे में कि यार 300 हो जाए, 325 हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, 350 हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालकर प्रेशर कम करके पैरिटी को मेंटेन किया हुआ है। इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो मैं यहीं तक ही इक्तिफा कर रहा हूँ इस पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अब मैं बारी तो खैर मिर्जा तारिक साहब की थी, लेकिन अब मुझे डॉक्टर समद तारिक साहब की तरफ जाना है क्योंकि वो कुछ ऐड नहीं कर सके। जी डॉक्टर साहब, आपका कनेक्शन के हवाले से कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से आप सियासी गुफ्तगू के अंदर भी आप ऐड नहीं कर सके चीज़ें। तो मैं अब आपसे सवाल इस तरह से करूंगा कि पाकिस्तानी सियासी और जो माशी मामलात हैं उसके हवाले से आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं हैदराबाद सिंध में। जी अमर, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। माजर के साथ असल में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। मैं शॉर्ट एंड कंसाइज कोशिश करूंगा टू द पॉइंट बात करता चलूँ। देखें फ्रेंकली खाने को मेरे पास पूरा खाना नहीं है, और मैं बात करूँ मुआशरे को, निज़ाम को तब्दील करने की। अब 90% आबादी का सिचुएशन यही है। तरबूज खरीदने जा रहे हैं, उस हनी साहब ने कहा, और इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनको एक जैसे कह दें कि
इन्वेस्टिगेटर की तरह। अच्छा, सलमान साहब ने कहा कि हम एम्प्लॉय लेते हैं लेकिन वोट वोट देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, वैसा कोई चीज है नहीं। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है सामने के, जैसे आमिर साहब ने कहा कि सॉरी ताहिर साहब ने कहा कि तारिक साहब सॉरी, तो ताहिर साहब सॉरी जी, तो इन्होंने कहा कि हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और सेकंड बाय आमिर साहब के जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट उनको फॉलो लगवाया, तब तो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा ऐसा था। अम, नाम हमारा मुल्क का है इस्लामी जमहूरिया और फिर पाकिस्तान। तो इसमें हमारे पास तीन 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 बंदे आ गए अलग अलग, ठीक है जी। तो एक इस्लामी है, वो आपस में सेट नहीं हुए, गलियों में आ गए थे जब शुरू में बन रहा था पाकिस्तान। जमहूरिया बन रहा था पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे ये सेटलमेंट हो रही थी कि भाई पाकिस्तान को अलग करो, इस तरह तरह से सेटअप बनाओ। तो आज तक बुनियाद वही है, कॉन्फ्लिक्ट में है। और फिर हमारे पास आइन बनते गए, सोल्यूशन उनका बना नहीं। अवाम के पास कोई भी एक सॉलिड आइन नहीं है जो नेशनल पाकिस्तान के लिए हो। बना दिया जिसने भी आइन मतलब के लिए, उसको फिक्स कर दिया। मूविंग ऑन, जैसा कि सलमान साहब ने कहा कि इंडिया मूव ऑन कर चुका है, बहुत सारे कैपिटलिज्म सोसाइटी वहाँ पे डेवलप हो रही है, बहुत सारा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप कर दिया, नो डाउट। अमेरिका भी इस वक्त कैपिटल सोसाइटी है और काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। डाउनफॉल उसका शुरू है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। देखिए, हम कॉलोनी और एज अ प्रॉक्सी हम पहले भी चलते थे यूएसए की, अब भी है। हमारा हम तरक्की करें ना करें, यूएसए को सर्व करते रहें, ये हमारा हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए। आई एम नॉट श्योर कि, लेकिन मैंने ये सुना है कि हमारे जो जितने भी बड़े जो आर्मी के जनरल हैं, वो कोई अच्छे से अच्छा अगर कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कोई नया बच्चा स्किल सीखने जाता है तो कोर्सेरा पे जाता है, यूडेमी पे जाता है, वो कोर्स वगैरह करता है ताकि उसको जॉब मिल सके। तो मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, ये वैसे पैनल्स में से जो भी हैं, तो वो इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो वहाँ से वो अच्छे से सब कोर्स यूएसए या यूके की आर्मी से, एंड दे गेट अपग्रेडेड हेयर व्हाटएवर, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो और इसके अलावा जहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी आती है डिफेंस की, तो हम हमारे पास सॉफ्टवेयर अपने नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे हम लेते आते हैं, पैसे उनको देते हैं कर्जे वाले, और फिर वो हमें अपग्रेड करके देते हैं। तो ये तो हुई इलीट की सूरत हाल। क्योंकि एक बुक में पढ़ा रहा था बच्चों को, बच्चों ये बताओ कि सोसाइटी में कल्चर कौन बनाता है, तो उसमें लिखा हुआ था इलीट बनाती है। अब इलीट इलीट का हाल ये है कि उनके पास इतना पैसा, उनको पता नहीं, दिमाग खा रही है उनके पास पैसों को। और आवाम का ये हाल है कि अगर किसी वडेरे के पास जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ पर हम चप्पल उतार देते हैं और फिर उसके बाद वडेरे का कालीन शुरू होता है। तो माइंडसेट ये है कि उस बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कालीन, बैठे भी तो कालीन के ऊपर आके बैठे, ठीक है। अब ये वो है आवाम कितनी, 90% 95% जो कि वोट डाल रही है। अब ये क्या वोट देगी और पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल सेट करेगी, अब मेरे ख्याल से इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसका इसका मतलब ये है कि वो हम कालीन पे कभी चढ़ नहीं सकेंगे, अलादीन वाले कालीन पे, जहाँ पर इंडिया अब चढ़ चुका है, अमेरिका अब उतरने वाला है, चाइना उड़ रहा है, तो हम उस पे कालीन पे नहीं जाने वाले कभी, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि हमारी जो वोट वाली आवाम है वो ये है। अब कैसे सोसाइटी और ये बाकी सारी चीज़ें, जैसे सलमान साहब ने कहा ना, शरीफ वही जिसको मौका नहीं मिला, और जिसको मौका मिला वो शरीफ ऊपर भी बैठा है, ठीक है। उनको मौका दे दिया गया, उनको मिल गया, तो उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा, इसके अलावा लोग, मैंने डायरेक्टली एक बंदे से पूछा, मैं जिस सिटी में मैं बेसिकली मैं बेस कर रहा हूँ वो है नवाबशाह। बस नाम नाम ही काफ़ी, मेरे ख्याल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं सिनेरियो कहाँ का बताने जा रहा हूँ। बंदे से मैंने कहा यार देखो, इमरान खान की पार्टी है, ज़रा वोट दो इस बंदे को ताकि हमारे पास कुछ चेंज आए। तो मुझे लगा यार मसला ये है कि वडेरा जो है ना फलां, वो उसका भतीजा खड़ा हो रहा है, तो वो अभी यूनियन काउंसिल में उसको वोट देना। मैंने कहा क्यों, उसको दो ना वोट, तुम तब्दील नहीं करोगे तो नहीं देगा वो, नेक्स्ट टाइम भी तुम गुलाम ही रहोगे, तुम्हारे बच्चे कौन से पड़ गए हैं, तुम तो गुलाम और हार ही बैठे हुए अभी तक। तो मसला सही ये है कि वो ना हमारा पानी बंद कर देता है, देगा ज़मीनों में जो आ रहा है।
और पुलिस वाले उसकी मानते हैं, और बड़े बूढ़े जो हमारे हैं वो हमसे वो फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास हमारी सोसाइटी में इमोशनल एस्पेक्ट है। हर सोसाइटी का अपना अपना एस्पेक्ट होता है। कुछ इंडिविजुअल्स होती हैं, कुछ कलेक्टिव्स होती हैं, कुछ रिस्क टेकर सोसाइटी होती हैं, कुछ रिस्क अवर्टर होती हैं। तो हमारी इमोशनल है और रिस्क अवर्टर है। तो हम बहुत ही डीपली बाउंड है हमारे सोशल स्ट्रक्चर के साथ, और यही वो वजह है कि हमने अपनी पॉलिटिक्स में कोई खास तब्दीली ला नहीं सके। अगर हम रिफॉर्म करेंगे भी, जैसे सलमान साहब कह रहे हैं कि रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, तो वो इन्हीं बेसिस पर होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर ही। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई हम फिर क्या होगा पाकिस्तान का। अभी तो हम लोग बैन कर देना चाहिए इम्पोर्ट को, ये और वो सारी चीज़ें। लेकिन मैंने अभी जो गाड़ियाँ जिनको इम्पोर्ट करनी है ना, वो पाकिस्तान के पैसे अभी भी टैक्स के डॉलर में कन्वर्ट करके उड़ा रहे हैं। वो फोर्ड मंगवा रहे हैं और रैप्टर मंगवा रहे हैं, और वो स्टॉक में उनके स्पेयर पार्ट्स मंगवा रहे हैं। तो पेट्रोल की तो बात ही कुछ और है। तो ये चल रहा है काम अंदरूनी तौर पर। डॉलर कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता है। बॉर्डर से कहाँ जा रहे हैं और सरेआम जा रहे हैं, स्पेशल परमिट के साथ जा रहे हैं। तो अब तब्दीली कौन लाएगा? उम्मीद है जैसा कि मैंने कहा कि भाई अभी एक डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये वाला बंदा ठीक था, इमरान खान। तो अभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ये जब आया तो ये मसले हो गए, तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ये हो रहा था। मैंने कहा कि देखो मसला ये है कि नवाज शरीफ को लाया कौन था, उसको भगाया किसने? फिर इमरान खान आया, लाया कौन था, उसको भगाया किसने? अच्छा, अवाम, हम लोग इवन एलीट भी या इंटेलेक्ट भी यही डिबेट में भी पूरे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो सही था, ये गलत था। मजे की बात ये है कि जिसको फायदा पहुंचना चाहिए टैक्स के बेनिफिट का, वो जा रहा है। जिन्होंने लोगों को जहाँ जहाँ लगाया निकाला, उनके पास जो बेनिफिट मिल रहा, हम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा कि यार हमारे जो रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं, पब्लिश होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर के साथ होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब होता है कि सोसाइटी में आपके इस टॉपिक की रिसर्च का या इस जर्नल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, 2 और 15 14, यानी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसने पूछा यार हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं हो रहा, अच्छे अच्छे रिसर्चर बैठे हैं। मैंने कहा देखो, जब आपकी सोसाइटी जब तक रेडी नहीं है ना, आप उसको आर्टिफिशियली, इमरान खान वाले केस में रेडी, उसका केस आ गया था, वो आर्टिफिशियली रेडी किया, फिर उन्होंने उसको कट ऑफ कर दिया, अवाम वहीं पे। उन्होंने कोई रोड पे नहीं निकला कि भाई ये हटा हटा के दिया, तो वो किचोर लिया है, वो उसको जेल होने लगी थी, आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया उठा के। अब वहाँ हमारी सोसाइटी मेंटली रेडी नहीं। मास मीडिया के थ्रू, शॉर्ट फॉर्म में मीडिया के थ्रू हम उसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो होगी नहीं। मीडिया में पैसा पड़ा है यूएसए का, इंडिया का, जिसकी वजह से आपके पास रियल रिपोर्ट्स या इस तरह के शो आपको मेन मीडिया पे नजर नहीं आएंगे। हम साइड लाइन पे हो जाते हैं इसका, ठीक है जी। लास्टली मैं कहूँगा, देखिए हम पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान को सुधरने में अगर आज के दिन से इम्प्लीमेंट हो जो हम बातें कर रहे हैं, तो आने वाले 20 या चले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दें 15 साल, ये कहीं नहीं गया। 10 से 15 साल के बाद आपको कोई इफेक्ट नजर आएगा, जिसमें आपको सोसाइटी में लोग ऐसे मिलेंगे जिस तरह से जापान में। अगर कोई जा रहा है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो वो कभी भी राइट साइड को ओवरटेक करके नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता ही है कि किसी और का रास्ता है। इस लेवल की सोसाइटी आपको अभी नहीं मिलेगी। अगर हम जो बात कर रहे हैं इस पर करने के लिए, आज इम्प्लीमेंट हो, आज के आज और सारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो, तो इसका फिर भी इफेक्ट आपको 15 10 15 साल के बाद में। एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास जीडीपी का सिर्फ 1.1 या शायद इससे भी बहुत कम लगता है। अब तो 0.8 बता रहे हैं शायद। जो हमारी ग्रोथ होगी उससे पता नहीं इस जीडीपी का क्या हिस्सा लगेगा हमारे एजुकेशन, बाकी एम्प्लॉयमेंट इससे। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में 12वें साल में, 14 16 ईयर में जब स्टूडेंट निकल रहा होता है, 16 साल एजुकेशन देने के बाद जो मार्केट में जा रहा है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर भी उसका इंटरव्यू लेते हैं, बेटा आपने ये पढ़ा है, अच्छा ये बताओ कैसे होगा। जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं आज, मैं रिलेट कर रहा हूँ आमिर साहब से, क्योंकि एचआर के बंद मैं असल में एचआर का ही हूँ, तो उनकी बातें ज़रा मुझे ज़्यादा टच करती हुई नजर आ रही हैं।
और काफ़ी ज़्यादा वो कह रहे हैं ना दिल पे लेने वाली बातें थी। तो एग्ज़ैक्टली वो बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में इस वक़्त ये लेकिन अभी हो नहीं रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में जब तक ये इम्प्लीमेंट लाई जाएँगी, तो जाके हमारे पास सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो भी हुँ, 4 साल, 10, 6 साल के बाद। जी। तो ये मैं खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को फिर भी यहाँ तक रखूँगा। बाय द वे अनीस साहब और आमिर साहब ये आई वुड टोटली एग्री विद दीज़ गाइज़। उन्होंने बहुत अच्छा इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है और बहुत सारी डेप्थ में जाके चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें डिटेल्स में दी हैं। तो इसीलिए मैं जस्ट पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी पैनलिस्ट ने भी बहुत अच्छा इस पे डिस्कस किया है। देखिए हमारी सोसाइटी का 90% एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको इकोनॉमिक्स नहीं पता, उसको गंदम चाहिए बीट सीज़न में सस्ती जो खा सके और अपना पेट पाल सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। वडेरा उसको सिर्फ़ पानी बंद कर देगा ज़मीनों का, वोट सारे बाहर हो जाएँगे। बच्चा चाहिए हमें सोसाइटी में जो आज से 10 साल या 12 साल, 15 साल बाद आपके साथ इंटरैक्ट करेगा वो बंदा, वो चाहिए सोसाइटी में और उसको एजुकेशन सेक्टर के थ्रू लेकर आना पड़ेगा और उनको स्किल सिखाएँ जैसे आपने बात की एआई की प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन आईटी ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जहाँ पर 6 से 8 कोर्सेज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एनरोल करने हैं स्टूडेंट्स उसमें और फिर उन्होंने वो कोर्सेज़ सिखाने के भाई आपने मोबाइल एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, तो वो कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी अभी इस वक़्त इस पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस हमारी मिनिस्ट्री को ही नहीं है क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता क्या एआई क्या जी। है, वो उस पे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आते-आते बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारी सोसाइटी में आई बिलीव क्योंकि मैं एजुकेशन साइड से हूँ तो वी नीड चेंज यानी हमें जिसे कहते हैं ना ज़हन में बीज डालने वाली बात है। वो हम एजुकेशन सिस्टम में अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। वो मैं कोशिश करता हूँ जितनी मुझसे हो सके लेकिन आप इससे बस जहाँ पर सोसाइटी की जो बॉटम लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा था दूध बेचता था। आज वो सेकंड टू सीएम है। अब एक यूनिवर्सिटी का वीसी है, उसको वो डैडी बना के रखता था और उसका वो टेन्योर मिला। अब उसका जो बेटा है वो पावर में, वो उसके बेटे को अब्बू मानता है, उसको डैडी बोलता था, इसको अब्बू बोलता है। अब वो उसका रिटायर्ड वीसी है, उसका टेन्योर रीशेड्यूल हो चुका है। ये है वो सोसाइटी बॉटम लाइन पे जहाँ हम यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ से चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स और हम इस लेवल पर जा So we need change from bottom और education sector is the finest part जहाँ पे फोकस है। जी, I hope कि मेरे बहुत-बहुत बात जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी मुफ़स्सिल गुफ्तगू की और आपने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके मुतालिक बताया कि हम बज़ाहिर तो हाई लेवल सॉल्यूशंस के मुतालिक बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, उसमें क्या-क्या हर्डल्स आ सकते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा, वरना तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच, बड़ी जामे गुफ्तगू आपने की, काफ़ी मुफ़स्सिल गुफ्तगू की डॉक्टर साहब और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले वक़्तों में हम इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखें, जो भी अरबाब इख्तियार होंगे आने वाले वक़्तों में और अल्लाह से यही दुआ है कि कोई नेक नीयत लोग आएँ, ताकि वो इन तमाम तर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकें इन अ वे कि जो लोग ऑलरेडी पिस रहे हैं, उनको भी बचाया जा सके, जो पाकिस्तान गिर रहा है, उसको भी बचाया जा सके और नई चीज़ों के मुतालिक काम किया जा सके। वक़्त हमारे पास काफ़ी कम है, तो तमाम तर पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी जो हमारा हिस्सा है जो कि मईशत के हवाले से है, तो उसके ऊपर गुफ्तगू आप कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इसको मुख्तसर रखिएगा ताकि हम जल्दी-जल्दी तमाम तर पैनलिस्ट को ऐड इन कर सकें। तो मैं अब मूव करूँगा मिर्ज़ा तारिक साहब के पास, जो कि अबू धाबी से इस पूरी गुफ्तगू के अंदर इन्वॉल्व हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जी, तारिक भाई क्या कहिएगा मईशत के हवाले से? जी। अहमद थैंक यू वंस अगेन। अहमद ब्रीफली वैसे तो आप लोगों ने पैनलिस्ट ने जो चीज़ें हाईलाइट की वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप लिस्ट के ऊपर जाए ना तो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तब लगता है कि तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान में अभी पाए जाते हैं, तमाम तरह के इश्यूज हैं। एक जो आप सिंपल सी हम ये कहते हैं ना कि जो अगर आप मोस्ट पावरफुल लोगों को आप अप्रोच करते हैं तो कोई काम हो जाता है। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि पाकिस्तान में वो भी कभी अभी फिलहाल मुश्किल है क्योंकि चाइना जो है वो सी पैक्सी की इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं है। जो
जो वेलोसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो अभी चाइना उससे खुश नहीं है। वो चीफ साहब जो है उनसे वहां पे जाके मिलते हैं, वहां पे बात करते हैं, वहां पे अपडेट्स देते हैं, बट AC, DC और पटवारी को कौन चेंज करेगा? उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उतनी रीच नहीं होती, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसीज हैं, बहुत सारे जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सबने उसको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। मेरे नज़दीक 3 इश्यूज हैं अगेन, 3 इश्यूज कह लें, 4 इश्यूज कह लें, अगेन बाकी सारे जो इश्यूज हैं वहां से स्टेम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माइंडसेट, सब लोगों ने, पैनलिस्ट ने, आई थिंक एवरीवन एग्रीज, जो माइंडसेट है ऊपर से लेकर नीचे तक का, लोगों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एवरीवन इज ऑपरेटिंग इन द पास्ट। जो प्रैक्टिसेस लॉन्ग ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, उनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। सब लोगों को अच्छा इंसान पहले खुद बनना पड़ेगा, फिर बेहतर एक्सपेक्ट करें। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग बात करें तो हमारे जो पावर टू द पीपल, डेमोक्रेसी का जो ट्रांसफॉर्म होना, फिर उसकी कंसिस्टेंसी होना, लोगों को इसी चीज को कंटिन्यू करना, सिस्टम चाहे जैसे भी हो, लोगों को उसका मौका मिले, 5 साल हर कोई अपने पूरा करे, उसके बाद मतलब उसको उस दरमियान में तंग ना करें आप। अगर वो बुरा परफॉर्म करेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान की बहरहाल जो भी कंडीशन हो, अभी कौन सी अच्छी है, वरना तो हमारे पास दरमियान में यही सिचुएशन आती थी ना, एक वो लॉजिक आती थी कि हमने इसको इसलिए थ्रो कर दिया क्योंकि अगर हम थ्रो ना करते तो ये कंडीशन हो जाती, वो कंडीशन। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? अभी तो हम बदतरीन कंडीशन में, मतलब श्रीलंका से जो है, श्रीलंका बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के बाद या डिफॉल्ट डिक्लेयर करने के बाद हमसे बेहतर है। अभी हमारी अभी वो लोएस्ट तो हमें हेल्प ऑफर कर रहे हैं, वो तो मैंने अभी पढ़ा भी, बिल्कुल, एग्जैक्टली वो अपनी एक्सपर्टीज हमें ऑफर करेंगे ना। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम पहुंचने लगे हैं वो वहां उसको देखकर आ गए, तो शायद हमें उनसे लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद तो लर्न नहीं करेंगे, हम कोई हमें देगा ऑफर तो हम उसी से करेंगे। लोएस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, लोएस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा आपकी इन्फ्लेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया में इट्स एट हाईएस्ट। तो बहुत ही बुरी हालत है हर किसी भी मैट्रिक्स पे, आप अगर उसको देख लेते हैं पाकिस्तान को। तो पहला जो प्रॉब्लम था मेरे ख्याल में माइंडसेट का था। दूसरा है आपके पास पावर टू द पीपल, डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करना। तीसरा ऑफ कोर्स लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, सबने उसकी बात की कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, कोई जैसा भी करता रहे, फल फरोश अपने उसके ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो जहां पे जिसका हाथ लगता है वो बिल्कुल अपनी तरफ से फुल उसको एंजॉय करता है। बहरहाल वो देख ही यही रहे सोसाइटी के अंदर कि चल क्या रहा है, वो यही देख रहा है कि ऊपर हर किसी का यही करता है, तो वो भी यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है। पाकिस्तानी बाहर आके क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो सब चीजें बेहतर हैं। अपने ऊपर देखते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही होती है, तो उनको डर लगता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी ना हो जाए, तो यहाँ पे आके जाहिर सी बात है लोग बाहर मुल्कों में आके चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि वो यहाँ पे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी देख रहे होते हैं, सभी लोगों का ऐसे ही होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि डी डॉलराइजेशन की बात की सलमान ने, वो बिल्कुल 100% एग्री विद दैट एज वेल। तमाम आपकी जो लास्ट जो रीजन है वो यही वाली रीजन है कि आप जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ चेंज, उसके साथ आप कोप नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, और आपका इरादा भी नहीं है, क्योंकि आप लगे पे अगर या तो इससे पहले चंद दिनों पहले तक, 1 साल पहले तक देख लेंगे इमरान खान को कैसे गिराना है, अभी ये क्या अदलिया को कैसे गिराना है। तो जब पूरी अलायंस का, तमाम पार्टीज का, PDM अलायंस का जो अगर महवर सोच का यही होगा, यहाँ तक कि आप लिमिटेड होंगे, तो आप कैसे बाहर देख सकते हैं? एक ये होता है, अप्रोच ये होती है कि आप अंदर को भी देख रहे होते हैं, प्लस फॉरवर्ड लुकिंग और एक्सटर्नल आपका भी एक वो होता है कि आप उसको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं क्या चल रहा है। आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तमाम आपकी एफर्ट यहाँ पे है। जब तमाम एफर्ट एक ही चीज के ऊपर आप मरकूज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आप तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनको मिस आउट कर देंगे। जब आप मिस आउट करते हैं तो आपके सामने यही होता है जो भी हुआ है। बिलावल साहब जो भी वहां गए थे इंडिया, उनकी साथ जो भी हुआ है, जयशंकर ने जो आपके सामने, सबके सामने स्टेटमेंट्स हैं उनकी, वहां पे मजाक बनाया, फिर वो यहाँ पे आके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्शंस को। मगर बात वही है ना कि आपको पहले देख लेना चाहिए था, आपकी स्टेटेड एक पॉलिसी थी, आपने उससे बिल्कुल डिविएट कर गए। अभी इमरान खान की अलग पॉलिसी थी, यहाँ पे आप डिविएट कर गए विदाउट एनी थॉट प्रोसेस। तो खैर, डिटेल विल गो ऑन, बट दीज वर द 4 मेजर जो चैलेंजेस कह लें, और फिर उनके सॉल्यूशंस भी यही हैं कि अकाउंटेबिलिटी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपने पास। आप जो चेंज है, आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल जो पॉलिटिक्स होते हैं, ग्लोबल जो इवेंट्स होते हैं, उनकी मॉनिटर करना पड़ेगा। लोगों को अपने आप को सबसे ज्यादा लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एमआर।
थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने सॉल्यूशंस के हवाले से बात की। मूविंग अहेड टू ताहिर शेख फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन रीजन। जी ताहिर भाई, क्या कहिएगा आपकी इकोनॉमिक्स के हवाले से, क्या आप सॉल्यूशन देखें, देखेंगे? इकोनॉमिक्स इज़ नॉट बीन माय सब्जेक्ट, बट थैंक्स टू सलमान जिसके साथ रह के कुछ थोड़ी बहुत बात करना हमें भी आ गई है चीज़ों के ऊपर। तो जहाँ से मैं देखता हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त मुल्क जिन लोगों के हाथों में है, इसमें रहते हुए तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मुल्क के मफाद में कोई चीज़ की जाएगी। मे बी इट साउंड्स लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर कोई इसके ऊपर मुझसे इख्तलाफ करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एक आपका डेमोक्रेसी का प्रोसेस है उसको पूरा करके सबसे पहले तो यार इलेक्शन कराए जाएँ। जब इलेक्शन हो, फिर पपेट गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई गवर्नमेंट हो या कोई फेस सेविंग गवर्नमेंट हो, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट हो, उसके अंदर फिर जो है आप फिर इकोनॉमिक सेविंग की बात करेंगे। तो जिस तरह आप देखें कि अगर इमरान खान के दौर में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी और वो ये हुई थी कि मी बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए थे जिसने बहुत हद तक, सलमान ने भी अभी बात की, कि सहारा दिया था पाकिस्तानी इकोनॉमी को रेमिटेंस की सूरत में। तो हमको जो है वो वन स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मुल्क जो है उन हाथों में हो जिनकी जो सोच हो, जिनकी जो नियत हो, वो ये हो कि मुल्क को हम क्राइसिस से निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स ऐसे दूसरे प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे जो कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो खुद बताते खुद इतने स्ट्रांग हैं इन कंट्रीज़ में। सिर्फ अगर मैं अकेले यूएस की बात करूँ तो एक अगर यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ का बैठा हुआ, अगर उन्होंने वहाँ जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत तक मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से एटलीस्ट अगर हम एडॉक बेसिस पर ही उसको करें, ताकि बिल्कुल जो लड़खड़ाती हुई मईशत है उससे निकालने के लिए हम छोटे-छोटे स्टेप्स लें, ताकि हम जो है वो बड़े सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, तो उनकी हेल्प की जा सकती है। लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट, उनको पता हो कि हम वहाँ पर जाएँ, उनके लिए बिज़नेस एस्टैब्लिश करना ईज़ी हो, उनके लिए अपने जो बिज़नेसेस हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए और तभी वहीं से मामला सही होना शुरू होंगे। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जब इस वक्त हम ये शो कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि नाम नहाद ही सही, लेकिन इलेक्शन करा के कम से कम ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हम जो है वो अपनी सिस्टम से निकालें ताकि मामला आगे की तरफ बढ़ सके। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर शेख साहब, आपने काफ़ी समराइज़ वर्ज़न जो दिया है सॉल्यूशंस के हवाले से। मूविंग अहेड, अब मैं मूव करूँगा सरदार मोहम्मद हनीफ़ साहब के तरफ और उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो अपनी जो भी सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू। हनीफ़ भाई, आप म्यूट पर हैं, काइंडली अनम्यूट कर दीजिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सब पैनलिस्ट ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हर एस्पेक्ट्स को कवर किया है, इकोनॉमिक्स भी और उसके अलावा पॉलिटिकल भी। लेकिन मैं ये इकोनॉमिक्स की भी अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स कैसे ठीक की जा सकती है, तो आई थिंक सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है, वही बात बैक टू द बेसिक्स आ जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, वो उसका पहला पिलर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो चीज़ें इकोनॉमिक्स में भी आपकी बेहतरी की तरफ जाएँगी। लेकिन ये है कि अगर आप स्पेसिफिक होके पूछते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसके बाद, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो लोग जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो हमारे पास मईशतदान बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आया वो इकोनॉमिक्स की बेसिस को अंडरस्टैंड करते भी हैं कि नहीं? क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो इकोनॉमिक्स चला रही है या दुनिया जिस रुख पे जा रही है, वो एक अलग ही डायरेक्शन है और जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, हम किसी और डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि रिवर्स ही जा रहे हैं। तो देखें, दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ चली गई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हम पता नहीं किस ज़माने में सोए हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि यार कैसे आगे बढ़ना है। हमारे साथ पहले इनिशियली कुछ कॉम्पिटिशन का दौर होता था इंडिया के साथ कि यार हमें इंडिया के साथ कम्पीट करना है। पर आज के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्पिटिशन, इंडिया तो ख़ैर बहुत आगे निकल गया है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी कौम, हमारा जो कॉम्पिटिशन चलता था इंडिया के साथ, वो भी लगता है उसमें कोई ब्रेक्स लग गई हैं। और कोई सोच नहीं रहा कि हमें हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया किस तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और हमें भी कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फ़ॉलो अगर नहीं कर सकते, तो इंडिया के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करके, जैसे सलमान ने ज़िक्र किया, $150 बिलियन आईटी की इंडस्ट्री अगर वो लेके जा सकते हैं और अगर वो 5th टाइम 5 टाइम बड़ा भी है, लेट्स सपोज़ अगर हम $5 बिलियन से लेके इसको $10 बिलियन तक ही कर लें, तो हमारे कितने मसाइल हल हो सकते हैं। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे पड़ोस में ये चीज़ ऑलरेडी वो कर चुके हैं। $150 बिलियन इंडस्ट्री, क्योंकि मैं डिफरेंट यहाँ पे क्लाइंट्स का जब ऑडिट करने जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, इवन आप यूएसए में, वुड यू इमेजिन 60 टू 70% जो एम्प्लॉइज़ हैं,
टॉप मैनेजमेंट तो अपने आपको पता ही है, वो मैं क्या बताऊं कि कौन कौन सी कंपनीज के हेड इंडियन है। 60 to 70% ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग इन बिग फोर, एप्पल, मेटा, गूगल, अमेजॉन, 60 to 70% एम्प्लॉइज जो हैं वो इंडियन है। ठीक है, ये वो एब्सोल्युटली। सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये आई रियली विटनेस दिस। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तानी भी इस तरफ कैचअप कर रहे हैं, लेकिन जो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है ना, वो अगेन बैक टू द बेसिक के माइंडसेट उनका कुछ ऐसा है कि वो थड़ा टॉक पे ज्यादा बिलीव करते हैं हमारे लोग, और गली में बैठ के सुकून से वहां पे जो गप्पे करना, और सारा दिन चाय होटल पे बैठ के वहां जाके, मैं अब क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, वहां जाके बुलशिट्स किस्म की जो बातें चल रही होती हैं उनकी, उनको ये नहीं पता कि रिसोर्सेज जो पाकिस्तान में किसी शख्स के पास अवेलेबल है आगे बढ़ने के लिए, वो मेरे पास वही रिसोर्सेज अवेलेबल है आज के दौर में। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और 2023 है। अगर मैं कोई कोर्स सीख सकता हूँ यूट्यूब से या गूगल से, कुछ अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो एक कराची में बैठा हुआ लड़का, एक लाहौर में बैठा हुआ लड़का, एक हैदराबाद में बैठा हुआ लड़का भी ये चीजें कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी यूथ को देना चाहूंगा, अगर कोई हमारी ये बातें भी सुन रहा है, कि भाईजान इंटरनेट आप सबके पास है, थोड़ा सा मेहरबानी करके टाइम निकालें, ज्यादा ना निकालें, 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली अगर आप यूट्यूब पे कोई एक कोर्स पकड़ें, ठीक है, किसी मंजन सेलर के पीछे ना जागे कि किसी को पैसे देख के वो आपके दिमाग में डाल देगा, ये चीज भूल जाएं। हमारे लोग ऐसा करते हैं ना कि बस किसी मंजन सेलर को फॉलो करना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि यार ये हमें सिखा के आगे बढ़ा देगा। ऐसा नहीं करना, आपने खुद से सीखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और चीजों के किसी एक कोर्स को पकड़ लें, किसी एक फील्ड को पकड़ लें और उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएं, तो आप अपने घर की इकोनॉमिक्स को यकीन माने विद इन अ ईयर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा यूथ को मशवरा था। और बाकी ओवरऑल फिर मैं अगेन कहता हूँ कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे जिन लोगों के पास पैसा है, उनके माइंडसेट को एजुकेट करने की जरूरत है। कि जैसे सलमान ने भी बताया कि उसने आर्टिकल भी लिखा है 2016 में, कि रियलिटी जो रियल स्टेट मैनिया है ना, इससे बाहर निकलना होगा। ये मैं बड़ा इस पे स्पेसिफिक हूँ। जब भी अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें रियल स्टेट मैनिया से बाहर निकलना होगा। अदरवाइज अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ भी गई और हमने सारा पैसा अगर जमीनों को खरीद के प्लॉट लेके बेचने में ही लगाना है, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन करे जाना है, तो कोई प्रोडक्टिव हमारा इन्वायरमेंट नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सर्विस हम क्रिएट नहीं करेंगे, और कोई जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड फिर आपको पता है डिजास्टर हमारे सामने रहेगा। तो बस ये कंक्लूड करता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर करना होगा एज अ कॉम। बेसिकली एज अ कॉम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास आ जाएंगे, हम भी जाके प्लॉट ले लेंगे। ठीक है, तो सबको ही ठीक होना है। ये प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिमाग में ऐसी चीज घुस गई है कि भाई प्लॉट ही लेके हम लोग तरक्की कर सकते हैं। इसके अंदर आमिर भाई ने जो फैक्टर गिने के और मसाइल भी हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी हर्डल्स आती हैं, वो बात समझ सकता हूँ। पर एटलीस्ट आपको कुछ शुरू तो करना होगा ना कहीं से, अगर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बस मैं ये कहता हूँ, और कि इन्वेस्टमेंट के वाइज डिसीजन लेने होंगे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नंबर 1। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हनी भाई, आपने सम अप किया अपनी चीज़ों को और काफ़ी अच्छी सॉल्यूशंस आपने प्रोवाइड किए। अब मैं मूव करूंगा आमिर भाई की जानिब। आमिर भाई, मुख्तसरन अर्ज़ कीजिएगा कि माशी निज़ाम की खराबियाँ और इसका अमली हल क्या है आपके नज़दीक? जी। अच्छा यार, जिसे कहना चाहिए थैंक यू अगेन, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं समराइज कर सकूं, अगर ना हो तो एडवांस श्योर। माजरत, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि हमारे को शायद पता हो लेकिन कुछ लोगों को ना पता, तो उन तक वो चीज़ है। जी। लेकिन मैं बिल्कुल जीडीपी और उसके ऊपर और रिजर्व्स इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी हार्डकोर सी चीज़ है, उसके बारे में ना मैं इतना इन डेप्थ जानता हूँ जितना सलमान या आप जानते हो, और ना बहुत सी हमारी आवाम जानती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन था, क्योंकि ओडी मेरी फील्ड है, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूं, तो उससे लेते हुए 2018 में व्हेन आई वाज वर्किंग इन डाउ यूनिवर्सिटी एडिशनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर मैं काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो जो उस इदारे के हालात थे ना, तो मुझे अपने मुल्क के हालात नजर आए, क्योंकि वो एक सरकारी इदारा था, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वहां पे था। तो मैंने अपने बेटर हाफ के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया था कि अगर मुल्क के हालात हम बेहतर करना चाहें तो क्या हो सकते हैं, मुमकिन है, कितना पैसा लग जाएगा, इस चीज के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो मैं हल्का सा वो भी आपको बता देता हूँ, और कुछ चीजें जो है, मैं डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, हनीफ भाई ने बात की थी, कि खाली पेट जो है ना, वो अवाम के अंदर वो सोचने वाली चीज नहीं आती। अब मैं क्विकली इसको समराइज करता हूँ। देखें, जिस तरह लंगर खाने का हुआ था और जिस तरह चीजें चल रही हैं, वी हैव टू गो विद दिस। ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक स्टेप है। अव्वल तो ये जनाबे वाली कि आवाम जो बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकते वो इनके थ्रू ना सिर्फ करें, बल्कि इन सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इनको ना सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहिए, इनका तमाम हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि कौन मुस्तहक है और कौन नहीं, और क्या बाकी है नहीं, और कुछ टीमें होनी चाहिए जो उसकी तहकीक भी करे। सेकेंड अपॉन तालीम, जब तक तालीम नहीं, हमारे सोचने का ढंग चेंज नहीं होगा। तो तालीम का एक सोल्यूशन बड़ा सिंपल और बड़ा, मुझे लगता है कि बड़ा कारगर होगा बड़े कम बजट में, वो ये है
कि आप अपने तालीमी निज़ाम में कुछ छोटी छोटी चीजें चेंज कर लें, जैसा कि इंटर, मास्टर्स, जो भी अपर लेवल की डिग्रीज हैं या टेक डिग्रीज हैं, जब स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसको जो लोग पास हो जाएं उनको 6 महीने तक डिग्री ना दी जाए, उनको 6 महीने तक उस इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना हो जहाँ पे सुबह क्लासें होती हैं, शाम में इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, वहां पे शाम पे अंडर प्रिविलेज लोगों को पढ़ाया जाए। वो बच्चे जो सुबह लंगर खाने से पेट भर सकते हैं वो शाम में जाके वहां पे पढ़ें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर्स लाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो शाम में लाइटें जल रही होती हैं उसके से थोड़ा बिल आ जाता है। एक बड़े अच्छे बजट के अंदर जो है ना 6 महीने तक उनके लिए मैंडेटरी हो जाए कि वो अपनी फील्ड की टीचिंग करें, जो लोग पास हो चुके हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को। यू कैन गो इट अलोंग। इससे क्या फायदा होगा जी, अवाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई का शुरू होगा। कौन पढ़े? अच्छा, पढ़ने के लिए क्यों आएगी अवाम? क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए होंगे लंगर खाना और आगे पीछे से वो लोग जो भूखे हैं, जो उसकी वजह से पढ़ने का बहाना करते हैं, वो चीज वहां पर खत्म हो जाती है। आ जाए आगे, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी हमारे इदारे हैं, एक कानून हो जाना चाहिए जिसके तहत राइट पर्सन इन द राइट प्लेस हो। जिस तरह मैंने चौकीदार की मिसाल दी थी, आप मेक श्योर करें कि जनाबे वाली अगर आपको कोई वजीर खारजा आ रहा है तो उसकी बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस नहीं तो एटलीस्ट उसकी एजुकेशन उस फील्ड की हो। अगर कोई इकोनॉमिस्ट आ रहा है तो उसकी एजुकेशन इकोनॉमिक्स की फील्ड की हो। ऐसे नहीं है कि अरा करो नुक्ति तारा जी वोट लेके आ गया तो वो इकोनॉमिस्ट बन गया। नो, आप उसको कट डाउन करें। स्पेसिफिक फील्ड जो आपकी हैं, जितने आपके एक मुल्क के जितने भी इदारे बनते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बैच, जिनको आप वजारत कहते हैं या वजारत देते हैं, आप मेक श्योर करें अगर आपको फलानी वजारत चाहिए तो उसके लिए आपने उसकी फील्ड की एजुकेशन ली हुई हो। इससे क्या फायदा होगा आपको जनाबे वाली कि वो लोग जो अभी एक पढ़े लिखे जाहिल या अनपढ़ जाहिल जो भी हमारे पे हुक्मरान करने के लिए आते हैं, दे आर गोइंग टू फिल्टर आउट। उस कानून के तहत हर वो बंदा जो अपनी फील्ड में एटलीस्ट आएगा, या तो उस फील्ड में उसने अच्छी खासी एजुकेशन की होगी, इंटर्नशिप की होगी, आगे पीछे उस फील्ड में उसने जॉब की होगी, तो ही वो उस चीज के लिए क्वालिफाई करेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूरन फिर उस फील्ड का बंदा अपनी पार्टी में एनरोल करेगा। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा, जब अपनी फील्ड का बंदा होता है ना, तो उससे पुट्ठा काम कराते हुए उसको पता होता है कि इसमें मेरी पकड़ है और पकड़ नहीं, तो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, कोई भी काम छोटा नहीं था। हमारी कौम को आदत है जिस चीज में, जिस तरह आपने अभी मिसाल दी ना स्टेट की, स्टेट में लोग क्यों अंधे वहां पैसे लगाते हैं? क्योंकि बहुत से आप इर्द गिर्द नजर दौड़ोगे, वो लोग जो कल को बेचारे खाने का नहीं था, आज वो लोग लखपति करोड़पति हुए सिर्फ स्टेट की बदौलत। तो जब बंदा देखता है ना कि यार इस तरह इतना प्रॉफिट कम, इतने मामले में कूद पड़ो। हमारा अलमिया है, हम भेड़ चाल चलते हैं। आपको इसी तरह मिसाल होगी, पाकिस्तान में एमबीएस होते हैं तो एमबीएस ही होते हैं, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर ही हो जाते हैं, वो वकील है तो फैशन वकील ही होता होते हैं। हवा चलती है, लोग उधर ही भाग पड़ते हैं, तो हम तो यूं घूमते हैं। तो इसीलिए हमारी बहुत, क्योंकि अपनी मेंटालिटी नहीं है ना, हम तो बस देखते हैं अच्छा ये कूद जाओ, कुछ भी नहीं पता, कूद जाओ, हो जाएगा, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। वी कंपेयर लाइक दैट। इससे नुकसान क्या होता है कि जनाबे वाली अगर हमारे को 600 डॉक्टर चाहिए थे तो 6000 डॉक्टर खड़े हैं, जिसमें से 600 के अलावा बाकी सारे बेरोजगार हैं, या फिर वो ओवरबर्डन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, घूम फिर के हुकूमत के ऊपर सारी चीजें आके गिरती हैं। तो अगर आप इसको क्वालिफाई लोगों को, सही बंदर को सही जगह पे लेके आएंगे, पढ़ाई को थोड़ा सा फ्री करेंगे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, खाने का बंदोबस्त उनका जिस तरह चल रहा था वो होगा, सेहत कार्ड ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था, तो बेसिक नीड के बाद आपके पास, सिमिलरली मैं जैसे सॉफ्टवेयर स्किल ट्रेनर हूँ, तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स को आप टैक्स में छूट दें और उनसे फ्री ट्रेनिंग करवाएं, कम्युनिकेशन की कराएं, टीम बिल्डिंग की कराएं। ये सारी चीजें बंदों को जो है ना मजीद करामत बनाएंगी। इसी तरह हार्डकोर ट्रेनिंग के ऊपर जिस तरह बताया कि वो भी अब अलमिया है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एआई तो दूर की बात, अब जाके बात हो रही है कि मोबाइल रिपेयरिंग और आगे पीछे सिखा दिया जाए तो वो कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी ममालिक मर रहे हैं कि एआई जो है वो इतना ज्यादा आगे ना चला जाए कि हम भी लपेट में आ जाएं, हमें पता ही नहीं है एआई क्या है। तो हमें तो वो खौफ ही नहीं है, क्योंकि हमारी उधर ध्यान ही नहीं, हमें पता ही नहीं है भला के या डेटा साइंसेज है क्या चीज, वी डोंट नो अबाउट। हमें ये पता है कि जी लेजर के अंदर प्रेजेंट पी है तो मार्क्ड है, ये हमारे सरकारी अदालत में यही चलता है कि जी पी है। आज भी लाइक आई वॉन्ट, मैं आपको अब क्या बताऊं कि अदालत का निजाम ये है कि जिस अदालत के अहाते में 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर 500, 100, 200 में बिक रहा हो, उससे आप अदालत इंसाफ की बात करते हैं। जिस पुलिस को देख के आप रास्ता बदल जाते हैं, आप उससे कानून की बात करते हैं। आपका निजाम जो है ना, इट इज गॉन लाइक एनीथिंग। तो अगर इसको चेंज करना है तो हमें सोच बदलनी है तो बेसिक नीड देनी है। बेसिक नीड कैसी होंगी उसको थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर आउट किया। इस उम्मीद के साथ मैं इस चीज को कंक्लूड करूंगा कि सबसे पहले तो थैंक यू एंड कीप अप द गुड वर्क इन अ सेंस।
कि आप जैसे चैनल्स और आप जैसे दोस्त हमारे हैं, उन्हीं की बदौलत जो है ये थोड़ा अवेयरनेस की हम चीज़ें लेके आ जाते हैं चीज़ों पे, और उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर अब्बासी साहब कि आपने अपने 2 सेंट्स दिए मईशत के हवाले से भी और कंक्लूड भी किया। थैंक यू सो मच तमाम तर पैनलिस्ट का। और कंक्लूड करने से पहले जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं सलमान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ तमाम तर सिचुएशन को जो भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और आज के इस एपिसोड के हवाले से प्लीज़ कंक्लूड कीजिए जी। जी अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो कीमती आरा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ने दी हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं। और हम इसको मज़ीद भी जो है व्यूअर्स भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंसान का जो फितरी जो तरीका है वो ये है कि जब वो सुनता है कोई नई बात, तो वो उसका जो है वो स्टिमुलस क्रिएट होता है। फिर उस पे वो सोचता है कि यार ये बात तो मैंने अभी नहीं सोची थी पहले, और फिर लोग उस पे सोचना शुरू करते हैं। तो ये आपकी जो बात है, जो आपने कीमती आरा दी है, ये हज़ारों लोगों तक पहुँच चुकी हैं और पहुँच रही हैं, और लोग उस पे सोचना शुरू होंगे। और ये जो फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा, जो थॉट प्रोवोकिंग फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा, ये आपको मालूम नहीं है कि कितने हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और ये जो आपने शेयरिंग की है अपनी थॉट्स की, लोगों को इससे स्टिमुलस मिला है, लोग सोचेंगे, लोग इस पे गौर करेंगे, और आगे इसी तरीके की जो है वो सोच जो है वो आगे से आगे रिपल इफेक्ट जाएगा, और लोग बढ़ते जाएंगे और इस कारवां में शामिल होते जाएंगे। और मज़ीद जब तक ये थिंकिंग और रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग का अमल जारी रहेगा पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी जो है वो थिंकिंग आर्मी तैयार होगी, जिसके थिंकिंग कैप्स ऑन होंगे, जो कि हर बात को जो है वो पार वैल्यू पे नहीं लेगी, बल्कि उसके बारे में सोचेगी, क्रिटिकल थिंकिंग करेगी और उसमें से आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईच ऑफ यू इंडिविजुअली मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, सिर्फ 24 घंटे का मेरे ख्याल में शॉर्ट नोटिस था, उस पर आप लोगों ने जो है लब्बैक कहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआओं में याद रखें हमें भी, और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे अहमद। इलेक्शन के लिए बहुत तैयार हो जाओ खड़े होने के लिए सलमान, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है। तो रियली अप्रिशिएटेड नहीं नहीं, ऑल ऑफ यू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जस्ट वांटेड टू गिव दिस, लाइक ही हैज गॉट एवरीथिंग एंड वी नीड पीपल लाइक हिम टू बी देयर, टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्स। तो इस जैसे अगर मेरा ख्याल है 50 हमने जमा कर लिए ना, तो इट वुड बी, वी वुड बी वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ के सही लोग जो हैं वो पहुंचेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, जिनको नॉलेज भी होगी और जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की जो है वो एक हिम्मत भी होगी। तो मैं तो हमेशा इसको कहता हूँ, भाई लड़, इलेक्शन लड़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, तमाम तर पैनलिस्ट का मेरी जानब से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे की गुफ्तगू से भी बहुत कुछ सीखा होगा और आपके लिए ये वक्त बोरिंग नहीं होगा, और तमाम तर व्यूवर्स के लिए भी। और जाते जाते एक बात, मैं ताहिर शेख की इस जो आखिरी बात उन्होंने कही सलमान भाई के हवाले से कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारी जो पूरी आवाम है वो सियासतदानों को बुरा भला कहती है और उनके नज़दीक सियासतदान अच्छे नहीं होते। तो उसका रीज़न ही यही है कि अच्छे लोगों ने सियासत करना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग ही अच्छे नहीं हैं। तो आपको तो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे वहाँ पे। आप अगर अच्छी सियासतदान देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद सियासत में आना पड़ेगा, अमली तौर पर भी आना पड़ेगा, और ना सिर्फ सियासत में बल्कि मुल्क के मुतालिक सोचना पड़ेगा। अच्छी जिंदा कौमें वही होती हैं जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना शुरू करती हैं और उस सोच को अमली जामा में पहनाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते ही रह जाएं और गाड़ी निकल जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो है उसके ऊपर अमली तौर पर काम करने का वक्त आ गया है, और हमने तो अपनी चीज़ शुरू कर दी है, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मजीद जितना काम हमसे ले उतना ही अच्छा है, कि कुछ तो होगा हमारे पास जो कि हम अल्लाह ताला को दिखा सकेंगे। तो हर किसी को अपनी कब्र में जवाब देना है, और आप ये सोच लीजिए कि अगर आप अपने मुल्क मिल्लत के लिए कुछ कर सकें, जो कि आप पेश कर सकें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ी कोई भी सादत नहीं होगी। और तमाम तर पैनलिस्ट का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे माशरे पे, हमारे दीन के ऊपर बहुत अच्छा साबित होगा, और हम तमाम तर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे, एक दूसरे के लिए ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का माहौल पैदा हो जाए कि जिसके अंदर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कर सकें, एक दूसरे का साथ भी दें, और एक ऐसा माशरा कायम हो जाए जिसकी वजह से, जिसके लिए पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद रखी गई थी, और वो हमारा दीन है। तो हमें जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो दीन ही है, उसी तरफ जब हम आएंगे तो हमें अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाएंगे। आप तमाम तर पैनलिस्ट का वंस अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम तर व्यूवर्स का जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन इन किया,
उन तमाम तर व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने कमेंट्स किए, और तमाम तर लोगों का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आज की स्पेशल एपिसोड को जो है उन्होंने मज़ीद स्पेशल कर दिया अपनी प्रेजेंस के साथ। तो इसी तरीके से तुरफा तमाशा देखते रहिए, इस बज़म में जुड़ते रहिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए चीज़ें, और अगर कहीं कोई कमी कोताही हमसे हो गई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अब तमाम लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम दोनों को, हमारे तमाम पैनलिस्ट को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस सोच के साथ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। नाउम्मीदी नहीं करनी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना है, इंशाल्लाह हमारा वक्त बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी चेंज होगा। दिस इज अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।